अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे थे हम क्या शरारत करें, आजकल हम वैसे बहुत शरारती नहीं हो गए? बहुत ज्यादा शरारती हो गए तुम तो, कुछ ज्यादा ही, तुम तो पहले से शरारती हो। अल्लाह की कसम, बाजुकाती मुझे इस सिचुएशन में फंसा देता है। मैं कहती हूँ अब कहाँ से जाऊँ, इधर भी नहीं रास्ता उधर भी नहीं रास्ता, पीछे खाई है। ओके फाइन ज़रिया, आप टूरे जाओ। बस हम चाहते हैं हम सब आगे बढ़ते चले जाएं, ना राइट देखें ना लेफ्ट देखें ना पीछे देखें, बस आगे चलते जाएं। चलें जी जनाब, आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जो सबसे मजे की खबर कह लें, इसको सबसे अच्छी खबर कह लें, हमने कल भी डिस्कस कुछ किया था क्योंकि ज़ाहिर है इसमें मैगी नूडल्स हैं। नहीं, इसमें नूडल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ नूडल्स खा सकते हैं किसी और टेस्ट के, आप किसी और Exactly. के टेस्ट के, उज़्बेक टेस्ट के आप मैगी नूडल्स खा सकते हैं क्योंकि अब आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड भी ज्यादा होगी, रेलवे आमदोरफ्त है वो भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि इंपोर्ट हम जमीनी रास्ते से होते हुए भी देखेंगे, बल्कि कहते हैं कि अगर आप किसी जगह जाते हैं तो बहुत कुछ परचेज करके लाते तो वहां से मैगी नूडल्स परचेज करके ला सकते हैं। एग्जैक्टली 2 मिनट नूडल्स आप वहां से लाएं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जरा कुछ विजुअल्स वगैरह हम आपको दिखा सकें इस वक्त फुल स्क्रीन पर कि जो उज़्बेक सदर आए कैसा इस्तकबाल किया गया, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। जरा फुल स्क्रीन पर प्लीज ये विजुअल भी दिखाइएगा सना, ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि कितना जबरदस्त, कितना डिफरेंट था ये विजिट, या अब इस वक्त ज़ाहिर है विजिट कंटिन्यू भी है, और जो मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह आपने कहा ना ज़रिया आपके बाय रेल, यानी आप देखेंगे बाय एयर भी, बाय रोड भी एंड बाय ट्रेन भी, ये तीनों रास्तों के जरिए आना जाना, ये आमदरफ्त होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, ट्रेडिशनल कल्चरल टाइज हम देखेंगे कि उसमें इजाफा होता चला जाएगा। 30 साल हो गए हैं हमारी इस दोस्ती को, हमारे इस प्यार को, हमारे इस ताल्लुक को, उसी की इसे सेलिब्रेशन कह लें, कंटिन्यूटी कह लें, जिसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। और तो ये विजुअल्स हैं शुएब कल के जो हम लोग दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने खुद इस्तकबाल किया इस मौके पर जो प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान के मिर्ज़ायोयेव साहब, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इंतहाई पुरइत्मीनान शख्सियत हैं, और साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो दरीना ताल्लुकात है उनको मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जो है वो ये कल की जो मीटिंग है वो खासी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हम ट्रेड के हवाले से बात कर रहे थे, बाय ट्रेन के हवाले से बात कर रहे थे, सिक्योरिटी तरजीहात के हवाले से बात कर रहे थे, 8 MOUs ऐसे हैं कि जिन पर सिग्नेचर कल हुए हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि पहले भी कहा जाता है कि एक साल में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तिजारत में 50%, जबकि मुश्तरका मंसूबों में 5 गुना इजाफा हुआ है। एग्जैक्टली ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। ज़रा तिजारत की बात हम भी कर रहे हैं कि कितना उसमें इजाफा हुआ है, एट द सेम टाइम जो मुश्तरका मंसूबे हैं उसमें कितना इजाफा हम देख रहे हैं। तो जो कारोबारी अफराद हैं दोनों मुल्कों के, इनके दरमियान रवाबित का जो सिलसिला है, इस पर हम ज़रा फोकस कर रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान MOUs के हवाले से जो जारी करदा जो एक मुश्तरका एलामिया, उसके मुताबिक उज़्बेकिस्तान का कौमी टेलीविज़न और रेडियो कंपनी और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन जिस इदारे से हम मुंसलिक हैं, इनके दरमियान भी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। हमारी तरफ से चौधरी फवाद हुसैन साहब थे और उनकी तरफ से वज़ीर सकाफ़त थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वन ऑन वन मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रास्ते हम अपने रवाबित बढ़ाएंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ रवाबित बढ़ाएंगे। और एक बात और भी मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा कि इस मीटिंग पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जो एसेट्स फ्रीज है ना अफगानिस्तान के, कैसे उनको अनफ्रीज करने के लिए एक प्रेशर बिल्ड करना है, उस पर बात करनी है, उस पर भी रोल प्ले किया जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है, चूंकि ज़ाहिर है हम अफगानिस्तान के जरिए जब एक तजारत की बात करें, अफगानिस्तान के रास्ते हम जाने की बात करें, ज़रा लैंड लॉक कंट्री, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, उज़्बेकिस्तान भी, और जिस तरह से गवादर पोर्ट या जिस तरह से हमारा सी पोर्ट, हमारे गर्म पानी इन तक रसाई सेंट्रल एशियन कंट्री से कितना आसान है कि अगर किसी लंबे रास्ते से ना जाएं और यहाँ का रास्ता इस्तेमाल करें तो फ़ायदा उनका भी, फ़ायदा हमारा भी, फ़ायदा खित्ते का भी, फायदा एक आम आदमी का, एक आम शहरी का। एग्जैक्टली और इसी से फिर हम देखेंगे कि खित्ते में ना सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात हैं उसके हवाले से लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि जब कोई गवर्नमेंट, जब कोई हुकूमत, एक रियासत दो ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की, दोस्ताना ताल्लुकात की, सिफारती ताल्लुकात की बात करती है तो उनमें सिमिलरिटी क्या होती है। क्योंकि कल भी जब हमारी एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म से बातचीत हो रही थी तो वो यही बता रहे थे कि बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है
दोनों के कल्चर्स में, दोनों के पहने ओढ़ने के तरीकों में, और वहाँ के जो खाने पीने के मामलात हैं वो भी खासे मिले जुले हैं। और पुलाव का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पुलाव हमने खाया तो पाकिस्तान में है, लेकिन बेसिकली अगर ये कहा जाए तो ये उज्बेकिस्तान की मशहूर मकामी एक डिश है जो कि वो बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के सदर का हवाला देंगे आपको, शौकत मिर्जियोयेव साहब का, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की उस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं, और पाकिस्तान आने का उन्हें एक लंबे अरसे से बड़ी शिद्दत से इंतजार था, बिलाखिर ये इंतजार उनका कल खत्म हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, ना सिर्फ उस पर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वे फॉरवर्ड भी इसका सोचा जाएगा कि हमने आगे चलकर पाकिस्तान को किस तरह से अपना ताउन फ्राहम करना है। ये भी आपको बता दें कि कल जब वो इस दौरे पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट आमद पर उनका न सिर्फ इस्तकबाल किया, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस मौके पर हमारे कैबिनेट मेंबर्स भी जो है वहां पर देखे जा सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब जो हुई वो भी आप लोगों ने एग्जैक्टली। ये तो ज़ाहिर बात आप कर रहे हैं ज़रिए आपके जो हुकूमती सतह पर ज़ाहिर उनका एक इस्तकबाल हुआ, रियासती सतह पर जो इस्तकबाल उसके इतने खूबसूरत मनाजिर। लेकिन एक और ख़बर है हमारे पास, तोहफ़े तहाइफ से जुड़ी है वो ख़बर कि जब इस मेहमान पाकिस्तान आए तो हमारे मुसव्विर, हमारे आर्टिस्ट, हमारे तख्लीक कारी पीछे ये भी नहीं रहे। कोशिश तो उन सब आर्टिस्ट की थी कि उनका बनाया गया तोहफ़ा सदरे उज़्बेकिस्तान को दिया जाए, लेकिन राबिया ज़ाकिर हैं जिनकी ये खूबसूरत सी पेंटिंग जो है वो उनको तोहफ़ा दी गई। उन्हीं का पोर्ट्रेट था, शफ़क़त मिर्ज़ियोयेव का। और राबिया ज़ाकिर जो हैं वो महारत रखती हैं, पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि उन्होंने शाह सलमान साहब हों, इमरान खान साहब हों, या फॉर दैट मैटर जो डिग्निटरीज़ हैं, कोई ऐसा विज़िट हो तो वो ज़रूर उनकी पेंटिंग जो है वो एज अ गिफ्ट जो है वो दी जाती है। तो आज राबिया ज़ाकिर ने हमें ज्वाइन भी किया है, उनसे हम इस पर बात भी करेंगे। राबिया कैसी हैं आप? गुड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया थोड़ा सा प्लीज पहले कल से मुतालिक बात करते हैं, फिर हम ओवरऑल भी बात करेंगे कि कितनी पेंटिंग्स बना चुके हैं। कल की पेंटिंग से मुतालिक बताएं, कब मालूम हुआ आपको कि उज़्बेक सदर आ रहे हैं? फिर आपके जहन में ख्याल आया, किसी ने कहा, फिर कैसे आपने राब्ता किया गया मैनेजमेंट से कि मैं ये पोर्ट्रेट देना चाहती हूँ आगे? एक्चुअली जब भी कोई स्टेट विजिट होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, या इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ऑफिशियल विजिट जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो ये एज अ जेस्चर जो है थ्रू आर्ट के मैं जो है इसको पेंट करती हूँ और फिर उनको प्रेजेंट करती हूँ डिफरेंट एम्बेसी में। और ये जो पोर्ट्रेट है जो मैंने ये पेंट किया है रिसेंटली, ये जो है इसको जब मुझे पता चला कि उज़्बेक जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं, तो मैंने इसको स्पेशली पेंट किया। और बिकॉज मैं एक ऑफिशियल विजिट पर हूँ बाहर, तो मैंने फिर यहाँ से उसको पेंट करके जो है अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको सेंड किया। अच्छा राबिया, ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि आपने सोचा और आपने ये किया, क्या हमेशा आप ही के बनाए गए पोर्ट्रेट्स पेश किए जाते हैं? यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है, या फिर 3 ऐसे बड़े इनाम होते हैं कि जिनमें से मंगवाए सबके जाते हैं, उन 3 नामों से या 4 नामों से रिलेटेड, लेकिन फिर किसी एक का तोहफा सिलेक्ट किया जाता है? असल में बात ये, मैं मेरा स्पेसिफिक काम जो है वो इसलिए मैं डिफरेंट ऑफिशियल विजिट्स को पेंट करती हूँ कि मैं पिछले गुज़श्ता कई सालों से डिफरेंट एम्बेसीज के साथ काम कर चुकी हूँ, जिसमें मोर देन 50 एम्बेसी इन पाकिस्तान में। और उज़्बेकिस्तान के साथ मेरे पिछले 7 से 8 साल से जो है एक अच्छे जो है ताल्लुकात हैं आर्टिस्टिक, जिसमें मैं उनके लिए डिफरेंट एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी जो है मैं जो है उज़्बेक सदर को पेंट कर चुकी हूँ एम्बेसी उज़्बेकिस्तान के लिए। तो इसलिए उनको ये पेंट करना जो है वो एक लाइक फैमिली के, आप उनको वार्म वेलकम दें एज एन आर्टिस्ट और एज अ पाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा ये भी बताएं ज़रा, ये तो एम्बेसीज के साथ मुंसलिक रहीं और इसलिए भी आपके लिए थोड़ा सा आसान मैं कह लेता हूँ इसको हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम ज़रा आपकी मेहनत इसमें शामिल है, आपकी लगन इसमें शामिल है। लेकिन जिस वक्त ये तस्वीर सामने आती है, जिस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा था, एक स्टेट लेवल का विजिट होता है और इतना ज़बरदस्त उसका मंजर होता है, और उसमें ये तस्वीर सामने आना कि आपकी बनाई गई पेंटिंग तोहफा दी गई, उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं राबिया? ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील होता है, और एक पॉजिटिव इमेज जब जाता है, और जब वो दूसरी जो होते हैं ममालिक होते हैं, जब उसको उनके जो कौम है या उनके आर्टिस्ट हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उससे ज्यादा जो खुशी है ना वो एक आर्टिस्ट को फिर मेरे ख्याल में
और कोई खुशी नहीं रहती जब उसको दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Appreciation is everything. बिल्कुल ऐसे ही Appreciation है। is everything. और रबिया ये भी बताइएगा, अब आपने कहा ना कि इससे पहले भी आप स्टेट लेवल के लिए इस तरह का काम करती रही हैं, ऐसे कौन कौन सी शख्सियात के पोर्ट्रेट्स हैं जो कि आपने बनाए और सरकारी सतह पर उन्हें आने वाले मेहमानों को पेश किया गया हो? हाँ, मैंने महातीर मोहम्मद को पेंट किया, उसके बाद उसके अलावा जो है मैंने जो क्राउन प्रिंस हैं उनको पेंट किया था, सऊदी क्राउन प्रिंस को जो है उसको सऊदी सिफारत खाने को दिया गया। उसके अलावा ऑन एंड ऑफ जो है ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स मैं पेंट करती रहती हूँ डिफरेंट डिग्निटरीज के लिए, बट वो क्योंकि उसको समटाइम्स वो अपने पर्सनली यूज के लिए मुझसे पेंट करवाते हैं, तो फिर उसको मैं उसको जो है ऑनलाइन या अपलोड नहीं करती, बट वो ऑफिशियली होते हैं जो दूसरी गवर्नमेंट पेंट करवाती है। ठीक है। नॉर्मली राबिया आपको कितना वक्त लगता है एक पोर्ट्रेट में? इट्स डिपेंड, क्योंकि आर्टिस्ट का वही है, वो अपने मूड पर पेंट करता है। मोस्टली तो जो मैं है समझा आप ये कहेंगी कि डिपेंड करता है उस भाईजान पे कि वो कितने मुश्किल हैं, उनके खद्दो खाल कितने मुश्किल हैं। ऑब्वियसली कुछ पेंटिंग्स पोर्ट्रेट ऐसे होते हैं कि आप उसको मतलब कंप्लीट ही नहीं होते चाहे कितना टाइम लगा दे, और समटाइम्स जो है वो 3 to 4 days लगते हैं मतलब आप फोकस करें किसी काम पर। ठीक है। लास्टली बस ये बताएं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पोर्ट्रेट जिस पर आजकल काम हो रहा हो? वो अनकरीब रिवील होगा, क्योंकि वो ऑफिशियली वर्क है अगेन, और सरप्राइज है। वो भी किसी इसी तरह के विजिट से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, वो भी उसी से चीनी सदर का तो नहीं है? वो मैंने रिसेंटली पेंट किया है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स पे गए थे, वो उनको पेंट किया है, बट अब ये एक अलग सेपरेट ये है, सीरीज है ये ऑफिशियल। कि आप कब शेयर करते हैं। For the coming portraits. Yes, thank you Rabia, thank you so much. It was nice having you. और बड़ा अच्छा लगा आपसे करके भी, और ज़ाहिर है that's how we show कि हम कितनी मोहब्बत से अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, और कितनी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी खुशी होती है कि अच्छा वो अपना काम जो है वो पेश कर सकें, और फिर जब वहाँ के उस मुल्क के आर्टिस्ट उसको सराहते हैं तो ना सिर्फ उस आर्टिस्ट के लिए बड़ी बात है, एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए बड़ी बात होती है। हम बात आज कर रहे हैं उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ोयेव के मुतालिक, जिनकी पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जैसे उन्हें तोहफे तहफ़ दिए कि ज़रा यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, और उससे अब किस तरह बायलैटरल टाइज़ मजबूत होंगे, किस तरह से ताल्लुकात मज़ीद गहरे मज़ीद मजबूत होंगे, इस पर हम बात करेंगे। वैसे जब हम किसी मुल्क से दोस्ती की बात करते हैं तो ज़रा कुछ ऐसे जुमले होते हैं, कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जैसे कि हम अगर पाक चीन दोस्ती की बात करें तो पाक चीन दोस्ती मान तो ये वो बड़ा एक मशहूर, तो मुझे ये लग रहा है कि जरिए आपके आप हिमालय से ऊंची और समंदरों में से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जरिए आप और मैं मिलकर कुछ उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान से मुताल्लिक भी ऐसा ही कुछ एक स्लोगन तैयार करते हैं, और उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह पीटीवी की इस स्टेट से भी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल पर भी उसको, क्योंकि अगर देखा जाए ना शुएब, तो ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इस एतबार से भी है कि आपकी 8 MOU साइन हुए हैं, जो कि आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बड़ा अच्छा बूस्ट जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम मुल्क में देखने के एक तरफ सियासी सूरत हाल खासी गहमा गहमी का शिकार नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब हुकूमत अवाम के हवाले से जो किए जाने वाले पॉजिटिव इक़दामात हैं उससे पीछे ना तो हट रही है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि उसकी तौजीहात जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा इस वक्त सिचुएशन जो है वो जोग्राफियाई एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, वस्ती एशियाई एतबार से हो, बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतर नजर आ रही है कि गवर्नमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी यही है कि मुल्क में अंदरूनी मामलात और खारजी मामलात दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने एक लफ्ज भी निकाल लिया इस दौरान जब अच्छा, आप गुफ्तगू कर रही थी। क्या निकाला आपने? वन इज सनी सेवरमैन उज़्बेकिस्तान। इसका मतलब भी लव यू उज़्बेकिस्तान। वाओ, सनी सेवरमैन। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस लैंग्वेज में निकाला है। Sani Severman, Uzbekistan and the people of Uzbekistan, we really love you and we really want you to be in Pakistan and as we soon as possible. are wishing कि हम भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वहाँ पर जाएं इंशाल्लाह, और आपके लिए फिर हम लोग वहाँ से मॉर्निंग शो भी करके लाएं, ठीक है? है? इसलिए भी जरूरी है ज़रिया, ताकि हम जरा ना पाकिस्तानियों को भी दिखाएं कि जब हम समटाइम, वैसे तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, हमारी कोशिश है हम इसी को एक्सप्लोर करें, यहीं पर हम अपना टूरिज्म प्रमोट करें, एट द सेम टाइम कुछ लोगों का दिल भी करता है कि ठीक है यार कहीं बाहर भी निकलें फैमिली के साथ। कोविड ने हिट तो किया टूरिज्म को, वर्ल्ड वाइड हिट किया, ग्लोबल
सतह पर हिट किया, बट अभी जिस तरह ईज़ ऑफ हो रहा है तो लोगों की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि हम थोड़ा बाहर निकलें एक हफ्ते के लिए, फॉर फ्यू डेज़ हम जाएँ, घूम फिर कर आएँ। अच्छा, इसलिए भी ज़रूरी था कि आप उस मुल्क के कल्चर को भी समझें, ट्रेडिशंस को भी समझें, वैल्यूज़ को भी समझें। और जो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मुतालिक हम बात करें ना टूरिज़म की, तो ये रिलीजियस टूरिज़म होगा। ये एक ऐसा टूरिज़म होगा जिसमें हम वहाँ पे जो कल्चरल साइट्स हैं, रिलीजियस कल्चरल साइट्स, उसका विजिट इंशाल्लाह आपको कराएंगे मुख्तलिफ उनके सिटीज़ में अच्छा, जाकर। इसमें ऐसा भी होता है कि शायद लोगों को इससे पहले ना इतनी वो नहीं होती है कहीं घूमने फिरने जाने के हवाले से, लेकिन जब आप या तो आपको कोई मोटिवेट कर रहा हो, या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी कुछ थोड़ी सी काउंसलिंग इस अंदाज में करो कि नहीं, जिंदगी में रोजमर्रा के काम के साथ कुछ ना कुछ वक्त आपको अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए। तो इस चीज में मैं एक छोटा सा क्रेडिट शेफ को भी दूंगी। मैं पहले इतनी घूमने फिरने वाली बंदी नहीं थी, बस काम 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 वाला सीन था। शायद कभी उस तरह से टाइम के बारे में सोचा नहीं, लेकिन मेरा को होस्ट इतना एडवेंचरस है जिसकी हद थी कि इसकी वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं अब मैं भी ज़हन बनाती रहती हूँ वहां पे चले। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, आप देखें, आप यू आर वर्कहोलिक माशाल्लाह, तो जितना आप काम करती हैं अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ना नहीं ओनली टाइम भी चाहिए। एग्जैक्टली, ये आपको रीफिल करता है, एक तो रीफिल करता है, प्लस आप और ज्यादा सीखते हैं। जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं, किसी और खित्ते में जाते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं, उस इलाके से सीखते हैं, उस मौसम से सीखते हैं। जैसे कि आपने सीखा कि आड़ू कितना अच्छा होता है, और कितना होता है, 8 इंच का होता है, नहीं 8 इंच का नहीं होता, 8 नंबर आड़ू होता है। और ये कि अगर आप वो तोड़ लेंगी तो आपको मालूम है, देखो मेरा हाल वो वाली खवातीन वाला जो वो कहती है ना 1 किलो माल्टे दे दो। असली कल हम 1 किलो केले भी लेकर आए थे, 1 किलो केले भी लेके थे। गुड। नहीं, धनिया आप 2 किलो लेकर, नहीं 2 दर्जन धनिया लेकर आए थे। अच्छा, वैसे 2 दर्जन के या 2 किलो के बात है कि कल जी मैं लेकर आया धनिया, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख भी सकते हैं कि वो इतनी मोटी गड्डी, और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई। मैंने कहा जी, माजी के दौरे हुकूमत में धनिया की गड्डी आपको मिलती थी इतनी सी। अब देखिए, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक सब्जी वाला, ठेले वाला भी करप्शन नहीं कर रहा, वो उतनी मोटी गड्डी आपको धनिया की दे रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है जनाब कि करप्शन ना हो, किसी लेवल पर ना हो। और ये सब कुछ इसलिए भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, बिजली के निर्खों में कमी वाकई हुई है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसके आसार जो है वो गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके तक भी पहुंचना शुरू होते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आसार भी हैं, और वो आसार है क्रिकेट स्टेडियम से। जी हाँ, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से आपको कुछ आगाह करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त मौजूद है और 2 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले जाने, इसके बाद जो है ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो क्रिकेट 3 टेस्ट मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस हैं जो कि खेले जाएंगे। हम वैसे कौन सा मैच देखने जा रहे हैं? कोशिश मेरी भी है। सा दिन हमारे लिए। अच्छा, वैसे मुझसे टेस्ट मैच इतने लंबे नहीं देखे जाते। हमने कौन से 5 दिन जाके देखने जा रहे हैं? हमने 2 घंटे के लिए जाना है, 1 दिन की इनिंग्स देखनी, क्या हो गया आपको? लेकिन नहीं, मेरा जो वो है कि मतलब T20 में फाइनल, मतलब इनके बस पता चल जाए भी कौन जीत रहा है। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं आप एक मैच एक ड्रेस में देख कर आए? हाँ, देखिए ना, वो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जरा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टीमें जो हैं वो 24 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच में आज मद्दे मुकाबिल होंगी, और आज से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में होगा। साथ ही साथ दोनों टीम एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए डेफिनेटली तैयार है, क्योंकि कुछ रोज से ही इन लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी हो सारी। तो जैसे ही PSL खत्म हुआ, हमने देखा हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो अच्छे बैटर्स हों, अच्छे बॉलर्स हों, अच्छे फील्डर्स हों, वो बहुत ही हमने देखा कि एक फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से PSL खत्म होने के बाद फौरी तौर पर टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाना, ना सिर्फ अब हमारे जो क्या कहते हैं प्लेयर्स हैं वो बड़े उनका मोराल हाई हुआ है, बल्कि इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। शुएब, आपको याद है हमने साल के आगाज में ये बताया भी था? यस, बड़ा टाइट शेड्यूल होगा, बहुत टाइट शेड्यूल होगा, बल्कि हर मंथ कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, ये फेस्टिविटी होगी जिसको हम भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। जब बात हम इस टेस्ट सीरीज की कर रहे हैं, तो यूं तो दोनों टीमें प्रैक्टिस भी कर चुकी, तैयार हैं, खुश है, जज्बा है, जुनून है, लगन है। और इसमें अपने कप्तान की बात करते हैं, बाबर आजम की, जिन्होंने कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज़ाहिर है बायसिकल बबल है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, जान लगाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक इस वक्त 3 प्लेयर्स हमारे नहीं हैं टीम में, बट फिर भी हमें कोई कमज़ोर ना समझे, हमारी ताकत भरपूर है। क्या कहा था उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आपको सुनवाते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं और टफ मैचेस होंगे। जिस तरह हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है, पिछले जो टेस्ट मैच में हम बांग्लादेश खेल के हैं, उसी मोमेंटम को हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी होम कंडीशन को यूटिलाइज़ करें और टफ टाइम दें। वन ऑफ द बेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया, और आप उनको इजी नहीं ले सकते, उनके काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग की है उनके अगेंस्ट।
जी, बाबर आजम की गुफ्तगू आपको सुनाई और पैट कमिंस का जिक्र भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में कप्तान, उन्होंने भी ये कहा कि 3 खिलाड़ी अगर पाकिस्तान टीम के नहीं भी हैं तो हम उसे कमज़ोर नहीं समझ रहे, यानी वो भी जान गए कि पाकिस्तानी जो टीम है वो तगड़ी है। बहरहाल खेल अच्छा होना चाहिए, मैच अच्छे होने चाहिए, हमें वहाँ से अच्छे अच्छे विजुअल्स मिलें, अच्छी अच्छी बातें मिलें। वैसे ऑस्ट्रेलिया टीम जो यहाँ पर मौजूद है ज़रियाब, उनकी जो वीडियोज़ कंटिन्यूसली आती रही है ना ड्यूरिंग द सेशन, तो वो बड़े मज़े की थी और उसकी वजह से हम कहेंगे कि यार ये भी एक मामला ऐसा जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ना ताल्लुक और बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो हैं वैसे ही बड़े प्यारे मेहमान नवाज हैं और जज्बात में तो कहते हैं ना कि महवे जज्बात हमसे ज्यादा कोई खूबसूरती से कोई देख नहीं सकता, ऐसी हम कौम है। तो लिहाजा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हो या फिर आने वाले जितने भी ऐसे फॉरेन प्लेयर्स जो कि हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में भी हमने देखे, डेरन सेमी हमने देखे, और इसके अलावा डेविड विजे जो है उनके बारे में भी कहा गया कि लाहौरियों का दिल उन्होंने ऐसे जीता है, लिहाजा इनका वीजा जो है वो फ्राहम कर देना चाहिए। बट एनीवेज हम आपको ये भी बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो टॉस भी हो जाएगा दोनों टीमों के दरमियान। देखते हैं कि आज जो पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम जीत कर ये टॉस अपने नाम करती है। अच्छा, टेस्ट मैच के हवाले से कहा ही जाता है कि इसमें टॉस इतना मैटर नहीं करता। गुड लक टीम पाकिस्तान, बाबर आजम वर्सेस पैट कमिंस, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। इस वक्त क्राउड की क्या सूरत हाल है, रावलपिंडी क्या कह रहा है ज़रियाब, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नमूद असलम से जो कि इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में ही मौजूद है। नमूद, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइएगा कैसे हैं आप और कैसा है शायकीन क्रिकेट का जोश और उनका जज्बा। ज़रियाब, यहाँ पे जो जोश जज्बा है, गुड मॉर्निंग तो अभी आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 7 बजे से लोग मौजूद थे और वेट कर रहे थे कि कब उनको स्टेडियम में जाने की इजाज़त दी जाए। और अभी जो ख़ासतौर पर अभी ये जो टॉस हुआ है, इस मौके पर जितने भी शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे दाईं तरफ जो इंक्लोजर है, अजहर महमूद इंक्लोजर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और उसके बाद इमरान बख्श इंक्लोजर में काफ़ी बड़ी तादाद में, और यासिर अरफात इंक्लोजर जो है तकरीबन जिसे कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और सुहेल तनवीर इंक्लोजर अभी भर रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग अभी एंटर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल एंड का इंक्लोजर है, लेकिन बहुत जोशो खरोश है। और इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं, और एक एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि बाबर आजम हमारी कौमी टीम का कप्तान है और बाबर आजम अगर हमें बैटिंग मिलती है तो यकीनी तौर पर बाबर आजम। इसका मतलब ये भी है कि आज बच्चों को छुट्टी कराई गई है स्कूल से, ज़ाहिर है जुम्मा है, छुट्टी है नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा फैमिलीज आई हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सैटरडे संडे उसमें क्राउड ज्यादा होगा, लेकिन जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वक्त भी रश है, तो ये तो बाकी छुट्टी वाला सीन आज हुआ। फिर ये देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो आप समझें कि ईद का सा समा है। खासतौर पर मेरी अभी कुछ शायकीन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम सारी रात बैठकर बैनर बनाते रहे हैं। अच्छा। जो प्ले कार्ड वो लेकर यहाँ पे, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वेलकम ऑस्ट्रेलिया, वेलकम ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद। ये और क्या आप नारे भी सुन रहे होंगे, जो बिल्कुल साथ हमारे अजहर महमूद इंक्लोजर से नौजवान है यहाँ से नारे लगा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा नमूद, मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम डेफिनेटली इस पर इस्लामाबाद का तो खासा खूबसूरत सा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सुबह के औकात में ही यहाँ पर तमाशाई हमें नजर आएंगे, बल्कि जूं दिन आगे बढ़ता जाएगा, लोग अपने कामों से फ्री हो गए, क्योंकि वीकेंड का आगाज हो जाएगा तो ज्यादा हमें क्राउड देखने को मिलेगा। इज इट? जी, वीकेंड पे तो ज़ाहिर है ये खचाखच भर जाएगा। अभी तो मुकम्मल तौर पे तो नहीं भरा हुआ, लेकिन इतनी किसी भी टेस्ट मैच में सुबह के वक्त, खासतौर पे टॉस के वक्त इतनी बड़ी तादाद का होना हमारे लिए भी बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इससे पहले 2 यहाँ पे सीरीज हो चुकी हैं। आपको याद होगा, श्रीलंका की टीम आई, बांग्लादेश की टीम आई, तो टॉस के वक्त जो इस तरह देखेंगे, जो रावलपिंडी की जो स्टेडियम की जो पिच है, ये नॉर्दर्न की पिच कहलाती है, जो कि हमेशा फास्ट बॉलर को और बैटर्स को फायदा देती है साथ साथ। तो ये बिल्कुल उसके मुताबिक ही आज फास्ट बॉलर और बैटर का जिक्र किया, तो ये बताइए कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं उसके बाद टीम का इम्पैक्ट किया है, और जरा प्लेयर्स के नाम के हवाले से हमारे नाज़रीन की भी रहनुमाई कीजिएगा। जी, ऐसा है कि जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारी जो टीम है उसमें जब PSL जो ही खत्म हुआ था, आपको याद होगा कि कुछ खिलाड़ी जो थे वो उन्होंने वहाँ पर ब्रीच किया था उस वो जो एक प्रोटोकॉल थे कोविड के हवाले से, जिसके हवाले से वो कुछ अपने आकिब जावेद से मिलने गए थे, जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई थी। लेकिन ये है कि अगर मैं आपको पहले तो एक आसान सी चीज़ ये है कि खिलाड़ियों का आना
और ख़ासतौर पर उसमें शरीक होना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो अब मैं अगर ये कहूँ कि आज की जो टीम है जो अनाउंस की गई है, पहले मैं उसे बता दूं कि उसमें इमामुल हक जो है ये हमारे और अब्दुल्ला शफीक जो है ये एज ए ओपनर आएंगे। उसके बाद अजहर अली हैं, बाबर आजम ऑब्वियसली कप्तान है वो मौजूद हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, नौमान अली, साजिद खान और हमारे पास तो लाइन बड़ी मौजूद है। अब आपको ये बता चलूं कि नसीम शाही ने रिप्लेस किया है, क्योंकि जाहिर है कि जो क्रिकेट है, जो खेल है, उसमें खासतौर पे आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो फिटनेस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर फिटनेस के बारे से देखा जाए तो अभी तक जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको इसमें शामिल किया गया, क्योंकि शहनशाह अफरीदी 11वें खिलाड़ी हैं इस वक्त, और रिजर्व में अभी भी सऊद शकील, शान मसूद, सरफराज और जाहिद महमूद और मोहम्मद वसीम, जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम से पहचाने जाते हैं, वो अभी भी हमारे रिजर्व में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर मुझे इजाजत दे तो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आज के मैच के लिए उन्होंने फाइनलाइज की है उसमें उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर जो हैं, बताइएगा, लेकिन साथ ही नमूद ये जरूर हमें बताएं। उसके बाद लबन शोंगे है, उसके बाद स्टीवन स्मिथ है, जिनको स्टीव स्मिथ के नाम से ज्यादा हमारी बात सुन पा रहे हैं तो यार नमूद आप एक्साइटेड बहुत है, आई नो आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बिल्कुल हमें एक्सप्लेन करें, लेकिन साथ एक छोटा सा सवाल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने कहा ना कि रात भर लोग बैनर्स भी बनाते रहे हैं, प्ले कार्ड्स बनाते रहे, तो मैं सिर्फ आपसे जानना ही चाह रहा था किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के लिए सबसे ज्यादा बैनर्स आप वहां पर देख रहे हैं? ये जो अगर आप अपनी टीम को कहें तो अभी क्योंकि पहला टेस्ट है और T20 खेल कर आ रहे हैं, टेस्ट का मोड थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बाबर आजम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि सबसे अहम चीज यही होती है कि सॉरी ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी आउट हो रही है। थैंक यू सो मच नमूद, आप साथ मौजूद थे। प्लीज एंजॉय योर डे, बड़ा अच्छा सा ये मैच आप देखें, इस पूरी सीरीज आप कर रहे हैं, हमें अपडेट कीजिएगा। लेकिन जो हमने बात की ना जरिया पे किस एक प्लेयर के लिए, तो एक ऐसा प्लेयर है जिसने क्या खूबसूरत तस्वीर शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर, 30 साल पुरानी तस्वीर है। एग्जैक्टली उस्मान ख्वाजा साहब का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और अगर हमारी टीम के पास डेफिनेटली ये हमारे पास तस्वीर होगी तो हम आपको जरूर दिखाते हैं कि उस्मान ख्वाजा ने किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि आज से एक तवील अरसे पहले उन्होंने इसी स्टेडियम से एक पिक्चर, जिस वक्त स्टेडियम नहीं था जरिया, उस वक्त तो सेल्फियों का तो दौर भी नहीं था। हाँ। लेकिन आज तो हर तरफ सेल्फी, कोई आपको अच्छी तस्वीर नहीं खींचने वाला मिल रहा तो आप कहते हो फाइन यार, बैकग्राउंड अच्छा ठीक है, मैं पिक्चर ले लेता हूं। बट एनीवेज उस्मान ख्वाजा साहब की पुरानी और अब की पिक्चर आपको दिखाते, जरा देखिए। पहले पुरानी देखिए ना, पुरानी देखिए पिक्चर, 30 साल पुरानी ये तस्वीर है। अच्छा नहीं, नॉट दिस वन एक्चुअली, नहीं, एक और पिक्चर है जिसमें वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, और वो मतलब 30 साल पुरानी वो पिक्चर है। वो जिस तरह उन्होंने पैड्स, छोटे छोटे पैड्स पहने हुए, इंस्टाग्राम पर उन्होंने वो पिक की है अपनी, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। अच्छा, लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कमेंट्स में कि आपने ये कोई कस्टमाइज पैड्स बनवाए थे, बिकॉज़ छोटे छोटे से पैड्स हैं जरिया, बट ही इज लुकिंग वेरी क्यूट। 24 साल पाकिस्तान आने के बाद खुशी अपनी जगह, और फिर 30 साल पुरानी तस्वीर शेयर करके मैं कहूँगा कि उन्होंने फिर से दिल जीत लिए हैं। तो जबरदस्त जी, उनका ये तस्वीर हम नहीं दिखा पाए आपको, उसके लिए माजरत। चलने बढ़ते हैं जनाब आगे, और कुछ और खबरें जो आपसे हमने शेयर भी करनी है। एक और मामला इस पर थोड़ा सा क्विक एक आपको अपडेट हम दे देते हैं। आपको याद है कि कई बार भारत ने कोशिश की है हमारे गहरे पानी में शरारत करने की, हर बार उसे हम भगा देते हैं। हिट कर सकते हैं लेकिन हम अमन की पॉलिसी को बरकरार रखे हुए, मैं पाकिस्तान नेवी की बात कर रहा हूं, जो ना सिर्फ अमन एक्सरसाइज का इनकाद कराते हैं बल्कि अमन की पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। बट अगर दुश्मन शरारत करे तो करने नहीं देते। जब जब दुश्मन ने शरारत की कोशिश की, पाकिस्तान नेवी ने उनको बिल्कुल ही कहा कि भाईजान चलो पीछे निकल जाओ, अपने पानियों में जाओ, नापाक इरादे लेकर हमारे पाक पानियों में मत आओ। एक बार फिर वह नापाक इरादे लेकर दुश्मन हमारे पाक पानी में आया था, हमने उसे पुश बैक किया। ये तकरीबन चौथी बार हुआ है इन 5 सालों में कि उसने कोशिश की है। और इसी पर कल DGISPR की जारी एक स्टेटमेंट भी सामने आया। इन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने जदीद भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और क्लोरी क्लास की भारतीय आबदोज की दरअंदाजी की कोशिश का सुराग 1 मार्च को लगाया गया। पाक बहरिया के एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज को पकड़ा। ताहम गुज़िश्ता 5 साल में ये चौथी बार ऐसा है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। लिहाजा ये कि आपने, स्पेशली भारत आपसे बात कर रहे हैं कि आपने ये नहीं समझना कि हमारी अफवाज सोई हुई हैं या आप बहुत ज्यादा चालाक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चौकन्ने हैं और हमें पता है हमने अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है, कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, कैसे हमारी नेवी फोर्स ने अपने पाक पानियों की हिफाजत करनी है, और किस तरह से हमारी एयर फोर्स ने अपने फिजा की, अपने खला की हिफाजत करनी है। तो बी अवेयर। बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटी सी खबर और भी है, जरिए आप शेयर कर लें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। एक छोटी सी खबर और है, क्योंकि वो खबर ऐसी है कि वो वैसे तो खबर थोड़ी सी ऐसी है कि जिसमें
तकलीफ का आंसर भी है, लेकिन वो जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम वो खबर देखते हैं तो आप एक दफ़ा ना थोड़ा सी आई एम सॉरी बट हंसी निकल भी जाती है। अच्छा मेरे लिए तो तकलीफ, अच्छा आपने ये वाली खबर नहीं, मेरे लिए तो बहुत तकलीफ का आंसर है ये। जी जी एक्चुअली पता नहीं आपकी हंसी कैसे निकल गई इसके ऊपर, तौबा तौबा। वैसे ही मैंने आगे कहा ये हुआ क्या यार, ये हुआ क्या है। बहरे ओकेनूस इसके वस्त में एक बहरी जहाज उसको आग लगी और कार्गो जहाज था, ये हजारों लग्जरी गाड़ियां, अब जरा सुनिए गाड़ियां कौन कौन सी है। पोर्श है, लैम्बोर्गिनी है, ये जो महंगी लग्जरी गाड़ियां इसमें थी और ये हज़ारों की तादाद में गाड़ियां थी जनाब। 650 फुट लंबा ये जहाज़, 4000 से ज़ायद लग्जरी गाड़ियां इसमें मौजूद, $4 लाख से ज़ायद की मालियती गाड़ियां। पहले उसमें जो इलेक्ट्रिक कार्स थी उनकी बैटरीज में आग लगी और उसके बाद हम पूरा जो है वो जहाज़ उसमें आग अमले को महफूज कर लिया गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो जहाज़ बहरहाल डूब गया। तो वो एक जो पहले आते हैं ना कि लग्जरी गाड़ी डूब गई, उस पर थोड़ा सा आप सोचते हैं कि वो अच्छा, लेकिन जब आप खबर पूरी तफसील से देखते हैं फिर आप कहते हैं ये तो बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और ज़ाहिर है ये तकलीफ खबर भी है। मेरी शक्ल देखो मैं ये हैरान हूँ कि तुम्हारी हंसी कैसे निकली जब मैंने भी ये खबर पढ़ी। बिल्कुल मेरे तो आसान खता हो गए थे, क्योंकि अभी इसमें मेरी कोई गाड़ी नहीं है। उनसे पूछें जरा जाके जो बेचारे इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अच्छा हमारी ये कार आ रही है, हम इसका वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत कोई अब मेरी लैम्बोर्गिनी थी इसमें, लेकिन अब क्या करूँ, क्या एक पोर्श भी थी, क्या कर सकते मजीद मैं लंबी छोड़ता हूँ, ब्रेक लें। एक और भी थी, एक हेलीकॉप्टर भी था। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। और भी मजेदार क्योंकि हो रही है मेरी और आपकी मुलाकात मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगे आपके और हमारे फेवरेट स्टार्स। जानेंगे आपके मसाइल और देंगे उनका हल। ब्यूटी, हेल्थ, किचन, रिलेशनशिप्स, हर वो बात जो है आपसे जुड़ी होगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। देखना ना भूलिएगा मॉर्निंग एट होम, सुबह 10 से 12 PTV होम पर। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात हम करेंगे कुछ सियासत के मैदान की, और जब हम बात सियासत के मैदान की करते हैं, आप भी देखते होंगे इस वक्त हर कोई तकरीबन हर कोई यूट्यूब पर अपने तज्जिए दे रहा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब ये हम बात कहते हैं ना, एक सियासतदान अगर सियासी तज्जिया दे रहा हो तो सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें ज़्यादा ग्रिप होती है, उसमें ज़्यादा हमें एक कंटेंट नज़र आता है। साबिक रुकन कौमी असम्बली सीनियर सियासतदान मियां अनवरुल हक रामे साहब की आज हम बात करते हैं। तवील सियासी करियर है माशाल्लाह, मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे, MNA रहे हैं माशाल्लाह, और अब जब हम यूट्यूब में एंट्री मैं से कहूँगा कि उसमें जिस तरह जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन होती है उसमें माशाल्लाह उनका तज्जिया हम देखते हैं। आज बने हैं हमारे मेहमान, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर आप मुस्कुराते नहीं हैं? नहीं, मुस्कुराना तो ज़िंदगी है जी। क्या बात है, तो ज़बरदस्त। सर थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि यूट्यूब का सफ़र कैसा चल रहा है आपका?
असल में बुनियादी बात तो मैं बुनियादी तौर पर तो मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मुअल्लिम किया था। ओके, फिर वकालत का आगाज़ किया, उसमें भी प्रैक्टिस की, माशाल्लाह। फिर अमली सियासत में हिस्सा लिया। अब यूट्यूब का ऐसा तजर्बा था, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप इस पर आएँ मैदान में। फिर मैंने आगाज़ में ना मजमून नवीसी का किया, ओके, आगाज़ किया 97 में 99 में जब हुकूमत नवाज शरीफ की अल्लाह को प्यारी हुई तो फिर मैंने ये आगाज़ किया उसका। जुमला अच्छा था। फिर दरमियान में छोड़ दिया गया। मलिक फ़तेह मोहम्मद साहब हमारे एक बड़े सीनियर हैं, वो मैं तकरीरें करने में तो आमतौर पर सियासतदान काफ़ी माहिर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे उनके साथ तकरीरों का मौका मिला तो उन्होंने मेरी बात सुनकर समझकर कहा कि मजमून लिखा करें। और फिर मैंने दरमियान में 20 साल इंसान के अंदर थोड़ी सी सुस्ती और काहली भी इंसान पर गालिब आती है, वो मैंने छोड़ दिया और काम करने शुरू। सही। अब मैंने कोई 1 साल से आगाज़ किया है अखबार, मुख्तलिफ अखबारों में, औसाफ अखबार में, ख़बरें अखबार में, नवाए वक्त में, आमतौर पर जना अखबार में मजमून नवीसी का, उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता हूँ। तो उससे फिर मेरे अंदर ये एक इश्तिहाद तो ना मुनासिब नहीं लफ्ज़, एक जज्बा पैदा हुआ, क्यों ना बराह लोगों से मुखातिब किया। और पाकिस्तान के जितने हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं या साइंसदान हैं, अगर वो ये तरीका मीडिया का अख्तियार करें तो उतने इतने तजर्बात और मुशाहिदात ज़िंदगी में होते हैं तो वो कौम को कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल ऐसे ही, और ज़रूरी है ये अमली तौर पर भी उसकी अफादियत। अब ये बड़ा आसान काम है और ये शोबा भी बड़ा सस्ता सा है कि आप मैदान में आए अपनी गुफ्तगू करें, तो इसलिए मैंने उसका आगाज़ लेकिन सर कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ जाता है। ये बताइएगा, जो अभी इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आप खुद भी एक सियासतदान रह चुके हैं, तारीख के हवाला अगर हम देखें तो इस तरह के वाकयात किस तरह से रिपोर्ट हुए और या हुकूमतें बनती बिगड़ती आपने आखिरी लम्हात में किस तरह से देखी? मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में लोग जिंदा भी रहना चाहते हैं और अपने कारकुनों को वो हौसला और हिम्मत देना चाहते हैं। उस बाब से कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट करते हैं। ये मामूल की एक्टिविटी होती है, तहरीक अदम एतमाद की बात हो या दूसरी बातें हो। इसका मतलब इस वक्त भी जो तहरीक अदम एतमाद की बात है वो सिर्फ एक मामूल की एक्टिविटी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने कारकुनों को बेदार मगज रखने के लिए, अपने साथ अटैच करने के लिए, उनके हौसले और हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि सियासी अमल जो है उसका मकसद तो हुसूल इक़्तिदार होता है। जो हमारी यहाँ चूँकि जमहूरियत इतनी पुख्ता नहीं हो सकी, इसलिए कारकुनान जल्दी मायूस होते हैं। कारकुनों के दिल के अंदर जो यासियत या कानूतियत को ख़त्म करने के लिए एक उम्मीद का जज्बा पैदा करते हैं। और मौजूदा हालात में ये बात है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें चूँकि मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार रही हैं, एहतसाब का डंडा चला है, इसलिए वो परेशान फिक्र हुई हैं। और जल्दी इंतखाबात का मुतालबा कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं है, लेकिन उसके लिए आइनी तरीक़ाकार मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ये पुराना तरीक़ाकार चल रहा है। जब से 90 से ऑनवर्ड सियासत का आगाज़ हुआ है मुल्क के अंदर, तो गैर नीम पुख्ता से लोग मौजूद थे, क्योंकि वो बल्दियाती इदारों से इंतखाबात जीत कर आए थे। फिर उन्हें बलाई कुव्वतों की भी मदद हासिल थी। इस तरह वो ये जंगो जदल जो है इंतशार और इफ्तिखार की, ये आगे बढ़ती रही। तो लेकिन सर अगर इस तरह से मौजूदा हुकूमतों को थ्रेटन किया जाता रहेगा ये तहरीक अदम एतमाद और अदम एतमाद की वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस को लेके, तो फिर ये रवायत तो फिर वो वाला हिसाब हो गया कि जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हर साल अनाउंसमेंट करे, हर साल अदम एतमाद हो, पता चले जी ओके एक साल फिर दोबारा से हो गया, अब दूसरे साल में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस तो इस तरह से नहीं चल सकती। असल बात यह है कि हम इसको ज्यादा संजीदा लेना शुरू कर देते हैं। ये तो जमहूरियत के एक फल हैं या समरात हैं। तहरीक अदम एतमाद का भी आइन के अंदर एक वाज़ेह चैप्टर मौजूद है और फिर एतमाद का भी चैप्टर मौजूद है। ये अपोजिशन का किरदार हुकूमत को मुतबादल पॉलिसी फराहम करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी फराहम करने की बजाय हम हुकूमत को उखाड़ने में अपनी आफियत समझते हैं। तो इस हवाले से मौजूदा हुकूमत को भी ये मुश्किलात पेश आई हैं। अपना वो एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, चीन से और रूस से तल्कात उस्तवार करने की एक नई जहद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मतलब सियासत पर तुलू हो रही है। एक नई सोच पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है। मगरब की गुलामी से निकलकर हम अपना एक रीजनल धड़ा जो है उसको कायम कर रहे हैं। इसलिए लोगों की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, जो एक तो पाकिस्तान की भलाई कुव्वतें, एक और इंटरनेशनल भलाई कुव्वतें हैं। जब उनके मुफाद को टकराव पैदा होता है हुकूमत की पॉलिसी से, फिर वो अपने एजेंटों, टौटों, दलालों और गुमाश्तों के जरिए मुल्क के अंदर ना इंतशार पैदा करते हैं। आपको लगता है सर कि हम रीजनल कॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? चूंकि इस पर तो हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे, और हमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम रशिया से मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से या सेंट्रल एशियन मुल्कों से मुलाकात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रीजनल कॉर्पोरेशन या कोई एक ब्लॉक बना रहे हैं। हम एट द सेम टाइम वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब तो नहीं कर रहे।
नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। दुनिया के अंदर 2-3 तरह के तरीका तजारत है ना। ये जो रीजनल ब्लॉक्स बनती हैं, इनका बुनियादी मकसद होता है कि बाहमी तजारत को फ़रोग देना। बिल्कुल ठीक। इसको फ़रोग देने के लिए अगर हम इसे इंटरनेशनल कॉन्वेक्स में देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारे तल्लुकात तो पूरी दुनिया के साथ हैं और कोई मुल्क डी लिंक होकर तो नहीं रह सकता। हमारे हज़ारों तलबा मगरबी ममालिक में तालीम याफ्ता हैं, हमारे ख़ानदान वहाँ आबाद हैं, उनसे डी लिंक नहीं हो सकता। लेकिन किसी मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी अख्तियार करना सबसे मुश्किल अमर है। अगर आप किसी बड़ी आदमी के चरणों में बैठकर तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी आज़ाद रफ़्ज़, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ादी राय का या आधार का मौका फराहम करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात जन्म लेंगी। और पाकिस्तान उसी एक ग्रे पीरियड से गुजरा है। हम पर IMF का दबाव मौजूद है, FTF का दबाव मौजूद है, मुल्क दुनिया भर के जो मुख्तलिफ मालियाती बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को यानी सख्त निगाह से देख रहे हैं। तब पाकिस्तान में इसमें सर्वाइव कर जाना बड़ी बहादुरी की बात है। और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र बड़ी, आप समझ लें कि बहादुराना अंदाज से पेश किया है। ये कम कौमों को ऐसे लीडर नसीब होते हैं जो कौमी मफादात के अंदर अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब से जरा सियासी मंजरनामे से मैं अगेन आप ही की दौर का हवाला देके बात करूंगी। जब कोई ऑपोजिशन जमात हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाती है, पहले वो कुछ लम्हात का अल्टीमेटम देती है, कुछ घंटों का अल्टीमेटम देती है, फिर उसके बाद वही वक्त जो है वो ज्यादा चले जाता है और कहा जाता है फिर से आपको वार्न कर रहे हैं कि या तो मुस्ताफी हो जाए या फिर ये कर लें। इसका मतलब ये कि वहां पर इन तिलों में तेल ना समझा जाए या फिर तैयारी के लिए वक्त ज्यादा चाहिए, अभी मुकम्मल नहीं है। असल बात यह है कि ये एक हिकमत अमली है। अच्छा, पहले दुश्मन की सफ़ों के अंदर इंतशार पैदा किया जाता है, फिर उनको टारगेट बनाया जाता है और फिर उसके अंदर एक उबाल सा पैदा होता है। आपने कड़ी का उबाल तो सुना ही होगा ना। बिल्कुल। ये सियासी अमल के अंदर ये हमेशा कड़ी के उबाल पैदा होते हैं। बाज़ का नतायज भी मुरतब हो सकते हैं, लेकिन यह है कि ये इस्लाह का एक प्रोग्राम होता है अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत को खबरदार करते हैं। जब अपोजिशन हुकूमत को खबरदार करती है तो फिर वो दोबारा अवाम उन्नास की तरफ हुकूमतें रजू करने की कोशिश करती हैं, उनके मफादात के लिए इक़दाम करते हैं, अपने MPs MLAs को, मिनिस्टर को कहते हैं कि अवाम के पास जाएं। तो इस तरह एक शऊर की पुख्तगी पैदा होती है अपोजिशन के किरदार से। अगर हम ये बात कहें कि भाई अपोजिशन का किरदार बिल्कुल किसी मुल्क के अंदर खत्म हो जाए तो वो आमरीयत है। और आमरीयत का कमाल यह है, मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी ना, उन्होंने कहा कि खजा का मौसम आ जाए, बाहर का मौसम आना ही नहीं है ना, वो बाद में देखा जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए, स्टेबिलिटी होनी है नहीं होनी, उस सेकंड प्लान कोई है नहीं, बस धड़न तख्ता हो जाए। देखो ये डेस्परेशन की आखिरी यानी यासियत की आखिरी हालत है। आप कहें हमारा जो मुखालिफ है वो तबाह हो जाए, हमें कुछ मिले ना मिले। मौलाना फजलुर रहमान डेस्परेशन की आखिरी हद को छू रहे हैं। आखिरी हद को बहुत इब्तदाई से छू रहे हैं। उनका बस की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि सूरज गरूब होने से पहले पहले हुकूमत का सूरज गरूब हो जाए। लेकिन हालात इस तरह ने, जो हम अगर सियासी बात करें तो ऐसे हालात नहीं है कि जो अपोजिशन जमातें मुतहिद हैं बज़ाहिर, अंदर से मुख्तलिफुल ख्याल हैं, मुतज़ाद नजरियात की नजर भी आ जाता है और फिर मफादात उनके टकराते हैं। ऐसे ही इसलिए वो किसी ऐसे निज़ाम के अंदर वो मुंतकिल नहीं होंगे जिससे हर सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचे। लाजमी बात है किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो किसी को नुकसान भी होगा। तो ये थोड़ी सी हुकूमत बेहतर हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। अब हुकूमत को क्या मशवरा देना, वहाँ बड़े बालों को नजर सियासतदान बैठे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत के इम्तहान की घड़ी है और इम्तहान हमेशा मुश्किल ही होता है ना। लेकिन हाँ, इम्तिहानी घड़ी तो ज़रा रहती है। लेकिन सर, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ आपकी नज़र में? सबसे बड़ा चैलेंज तो मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना है। जिस तरह हमारी डेट सर्विसिंग पर हमारा खजाने के 70-80% लग जाते हैं, आपको फौजी सलाहियतें हासिल करने के लिए वसाइल की जरूरत, जब आप तनख्वाहें देने के लिए आपको मुश्किलात हों तो मालिया बजाय इसके कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक चार्टर ऑफ इकानमी पैदा कर ले मुल्क के अंदर कि हमारे अखराजात को हमने किस तरह करना है, बैनुल-अक़वामी तजारत को किस तरह फ़रोग़ देना है, हमने मुल्क के अंदर सनती तरक्की किस तरह लानी है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इन स्टेप्स पर काम कर रही है? नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट वो अलग बात। हुकूमत तो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करती है, उसका एक मैंडेट होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सतह पर इत्तेहाद और इत्तेफाक पर, जिस तरह गुज़श्ता दौर में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और कुछ ऐसे बुनियादी हमारे तकाजे हैं जिन पर इत्तेफाक राय कौम का जरूरी है ताकि अंदर नीचे कारकुनों के अंदर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। तो इसलिए हुकूमत
की भी ख्वाहिश है और सब सियासी जमातों की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो मिलजुल कर निज़ाम ममलकत को बेहतर बनाए। और इत्तेहादी जमातों में सबसे ज्यादा जो कहते हैं सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त काफ लीग के और चौधरी बरादरान हैं। सो आपको लगता है कि वो उन्हीं के होने ना होने से काया पलटी जा सकती है? नहीं, असल में बात यह है कि चौधरी बरादरान की अपनी अहमियत है बगैर वोटों के बगैर। जी जी आज कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, हमारे दोस्त हैं, बाब हैं, उनसे अच्छा खानदानी तल्लुक है, लेकिन इसको उन्होंने जो कुदरती तौर पर ऐसी अहमियत उनको हासिल हो गई है कैसे? या फिर वो कारीगर इतने हैं कि अपने डेरे को खोल कर रखते हैं, यानी हर आने वाले को वेलकम करते हैं और जाने वाले को भी अलविदा खूब बेहतर अंदाज से करते हैं, लेकिन अपने मकासद से चिपके हुए हैं। उनका मकसूद जो था, जो मियां नवाज शरीफ मोहतरम से जो उनका इख्तलाफ था, वो पंजाब की वजारत आला से था। अब भी वो इसके इख्तलाफ अब भी वही है। अब वो जो इसके ही मतलब मफादात के लिए वो अपनी सारी इर्द गिर्द जो माहौल है इसलिए पैदा कर रहे हैं मौजूदा हालात में या आइंदा हालात कि नशिस्त चाहिए सर, बस उन्हें कुर्सी चाहिए कि ये मामला। सर थैंक यू वेरी मच। वक्त कम था उसके लिए माजरत। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमें न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। और चूंकि हेडलाइंस में जिक्र था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का, यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, वो जज्बा, वो जुनून अपनी जगह, लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें, इस इवेंट की अगर हम बात करें, उस फेस्टिविटी की अगर हम बात करें, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसकी इंतज़ामिया, उसकी सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं, उस पर एक सारे तवील मेहनत होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त एक इवेंट हो रहा है। तो आज हम ज़रा उस सिक्योरिटी सिचुएशन की बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जब बात हम रावलपिंडी की करते हैं, ज़रा ओवर पॉपुलेटेड ये सिटी है, और जब एक शहर अपनी हद से तजावुज कर जाए तो बेपनाह मसाइल लेकर आते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत में मौजूद है। जब शहर में इतनी अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं, वहां पे हमें क्राइम के इश्यूज भी नजर आते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है जो पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, उन पर जिम्मेदारी खासी बढ़ जाती है। वो नई नई स्ट्रेटजीज के साथ फिर इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। जो आज रावलपिंडी के मसाइल पर हम बात करेंगे। जब हम रावलपिंडी के मसाइल की बात करते हैं तो मैं 2021 के कुछ स्टैट्स भी देख रहा था। 22-23 बच्चों के साथ कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्टों में चाइल्ड मॉलेस्टेशन की बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है उसमें से कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसकी पैरवी की जाती है, कुछ वाकयात ऐसे जिनकी पैरवी नहीं की जाती। ज़ाहिर है पुलिस का काम है कि एक चीज़ अगर कोई रिपोर्ट की जाए तो उसको चीज़ें आगे लेकर चलें, लेकिन ज़रा अगर पैरवी कोई ना करे तो मामलात खासे ख़राब हो जाते हैं। एट द सेम टाइम केपी की जब हम बात करें तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम थाना कल्चर बदल रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई। फिर उसके बाद कहा गया रेप्लिकेट करेंगे पंजाब में। क्या वाकई पंजाब की पुलिस रिफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि उस पर हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। और चूंकि ये मार्च का महीना है, 8 मार्च आने वाला है, वुमेन डे की भी आज हम बात करेंगे। जब बात वुमेन्स की है, ख़वातीन की है, बच्चियों की है, लड़कियों की है, किस तरह से हम उनको एक महफूज मुआशरा फराहम कर पा रहे हैं, महफूज इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, आज इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है, अक्सर टेलीविजन पर उनको देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, किसी मामले पर बात करते थे। आज हमारे वो मेहमान बने हैं अशफाक अहमद खान साहब, रीजनल पुलिस ऑफिसर, एडिशनल IG रावलपिंडी रीजन, इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले मुबारकबाद एक ऐसे इवेंट के इनकाद के लिए जिस पर ज़ाहिर है आप लोगों की मेहनत। थोड़ा सा प्लीज बताएगा भी कि सिक्योरिटी सिचुएशन रावलपिंडी स्टेडियम के इर्द गिर्द की कैसी है? चूंकि आज सुबह हमारी मेकअप आर्टिस्ट गिला कर रही थी जब आप इंट्रो दे रहे थे मैं उनके बारे में सोच रही थी कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दी गई है, ये होगा वो होगा। मैंने कहा नाजिया खुदा का खौफ करे, इतने टाइम के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट जो है इस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ आबाद होने जा रहा है। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इंतजामिया अब तक कैसी रही है और क्या इक़दामात उठाए गए हैं और कैसे इक़दामात उठाए गए हैं कि हमारी कौम और हमारे क्रिकेटर्स दोनों ही मुतमईन रहें? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें साथ साथ थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होती है, क्योंकि सिक्योरिटी में रोड्स का बंद करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं, डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में एक अरसा तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद रही है, आपको पता है 2009 के एक अफसोसनाक वाक़े के बाद बहुत साल तक क्रिकेट बंद रही है। आई वॉज लकी और मुझे ये भी कंट्रीब्यूशन है कि जब क्रिकेट बहाल हुई तो दोबारा जो मैचेस लाहौर में हुए, उस वक्त मैं DIG ऑपरेशंस लाहौर था। तो उस वक्त मैं कहूं चेहरा जाना पहचाना अक्सर टेलीविजन पर देखते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ DIG ऑपरेशन लाहौर के तौर पे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करवाया। वहाँ बहुत सी टीमें आई, वही टीम जिन पे अटैक्स हुए थे वो टीम दोबारा आके खेली। तो ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना सिर्फ बहाल हुई है बल्कि लाहौर भी हो रही है, रावलपिंडी भी हो रही है, कराची में भी हो रही है।
जहाँ तक तल्लक है ये जो हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, ये आपको पता है 24 साल के बाद आई है। बिल्कुल। और हम पिछले 2-3 दिन से बड़ा क्लोजली इनके साथ अटैच्ड हैं। इनका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एक खुद पुलिस ऑफिसर है, स्टुअर्ट बैली। और वो बता रहा था कल कि मैं 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता, जिसमें इमरान खान साहब कैप्टन थे और उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई, वो बता रहा था कि आई वाज वाचिंग दैट इवेंट। तो इतना सीनियर ऑफिसर है जो कि अब उनकी चीफ है। और कल वो उससे खुद वो बता रहा था कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान में PSL लाहौर में हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा था, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम है ये बहुत प्रैक्टिस डेली पिछले 2-3 दिन से आते रहे। आज पहला दिन है बिल्कुल। और आज वो बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की, हमारे जो रेंजर्स है, और ख़ास तौर पे जो हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस है, क्योंकि इनको जब हम रिसीव करते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से लेके इनके मुख्तलिफ होटल्स में ठहरना, फिर स्टेडियम में लेके आना, प्रैक्टिस करवाना इनके साथ, टीम के साथ, और बहुत कुछ पैराफर्नेलिया भी होता है। और साथ ही साथ इनके साथ आपको पता है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और मीडिया भी आया हुआ है। दे ऑल फील हैप्पी। आपने अभी देखा है वो दिल दिल पाकिस्तान कह रहे थे, तो काफ़ी वो मुतमिन है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, फिर ये कराची चले जाएंगे 9 मार्च को, और 24-25 मार्च को वापस आ जाएंगे। और फिर तीनों वनडे इंटरनेशनल्स भी हो रहे हैं, T20 भी है। तो आई थिंक जो शायकीन हैं और जो क्रिकेट के लवर्स हैं, they are having a good time. और that's because of you, that's because of Pakistan Army, बहुत कुछ इसके पीछे, बहुत कुछ पूरे सब इदारों की पुलिस की जो बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है। और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है इस्लामाबाद भी और रावलपिंडी भी, इनका बड़ा रोल है और बहुत मेहनत है। जहाँ तक आपने बात की थी मेट्रो की, मेट्रो का बहुत थोड़ा उसमें पोर्शन आता है। अच्छा। और वो हम सिर्फ 12 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बंद करते हैं, सिर्फ जब टीम की मूवमेंट। आपने बड़ा अच्छा किया सर के एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ 12 मिनट के लिए मेट्रो को बंद किया जाता है जी, उसी मुद्दत के लिए, जब फैजाबाद से लेके वो स्टेडियम रोड तक आते हैं, और इतना ही पोर्शन बंद होता है। And 12 मिनट इज नथिंग। वैसे आपको ये अंडरस्टैंड लोगों को करते भी हैं, और मैं समझता हूँ काफ़ी रावलपिंडी के लोग बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं। चूँकि कल हमने ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, चूँकि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं इनको हमने स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो स्टेट गेस्ट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि इनको अच्छी सिक्योरिटी भी दें। तो उस टाइम के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी जो ब्लू बुक की, तो हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन अब पुलिस को बहुत लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी बहुत प्रैक्टिस हो गई है कि अब हम बहुत थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, और रेलेवेंट रोड ही बंद करते हैं, हर जगह बंद नहीं करते। स्पेसिफिक एक जगह बंद की जाती है और जो रिक्वायर्ड एक पोर्शन है, ये नहीं कि और वो भी जब टीम आती है और टीम जाती है वापस। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा अंडरस्टैंडेबल सर। सर हम लोग फिर ये देखेंगे कि सुबह के औकात में एक दौरानिया होगा कि जिस वक्त ये बंद किया जाएगा, और जब मैच खत्म होगा, जब मैच खत्म होगा, क्योंकि मतलब टीम ये कि ने अगर शाम में मैच खत्म हो रहा है 7-7:30 बजे हम देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 6:30 से लेके 7:15 तक के दरमियान एक दौरानिया ऐसा होगा कि आपको थोड़ी सी हम उसके एडवाइजरीज भी इशू कर रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो रावलपिंडी है वो भी बता रही है, इस्लामाबाद भी बता रही है, और उनका पर्पस ये है कि लोगों को एडवांस पता होता है। बिल्कुल, लोगों को मालूम होगा, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान उस वक्त किसी और रोड से चले जाएंगे। कता कलामी की माजरत सर, इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब मीडिया से गुफ्तगू करें, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज हम बात ना सिर्फ रावलपिंडी की कर रहे हैं, लेकिन और इसके साथ साथ इस तरह रीजन की बात भी करते हैं, क्राइम से मुतालिक भी बात करेंगे, रिफॉर्म से मुतालिक भी बात करेंगे, और थोड़ा जो पिलग्रिमेज टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म है, उस पर बात करेंगे कि उसमें किस तरह से हमारा पुलिस का एक अहम किरदार होता है। तो इस तरह चाइल्ड एब्यूज़ से मुतालिक बात कर लेते हैं, जिस पर मैंने थोड़ा सा हवाला भी आपको दिया था। अशफाक साहब साथ मौजूद। सर, क्या ये मामला ऐसा है कि बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात पेश तो आते हैं, लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जाती, और उसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि इंसाफ नहीं होता? बिल्कुल, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसमें आपने बात की है, और मुझे खुशी है कि आपने बात की है, क्योंकि जो लोग हमारे सुन रहे हैं उसमें पेरेंट्स भी हैं, और वालदा का बड़ा रोल होता है इसमें। बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात के 2 पोर्शंस हैं। जी। एक है प्रिवेंशन, क्योंकि वो आपने सुना होगा कि कुदरत करती है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। बेशक। वो जो हमने परवरिश स्टेज में जो बच्चों को लिविंग स्किल्स खाने होते हैं, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों को सिर्फ गिफ्ट नहीं लेके देना, बल्कि उनकी साथ एंगेज होना, उनको लिविंग स्किल्स देना, उनको अच्छा बुरा बताना, उनको गुड टच बैड टच बताना, उनको बताना कि जब वो एक कॉमन वैगन में जा रहे होते हैं, वैन में स्कूल में जा रहे होते हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड एंड टॉक टू द पेरेंट्स से कि अगर उनके साथ कोई इनडिसेंट तरीके से उनकी तरफ देखता है या टच करता है तो वो बताना। जितने भी वाक़यात हुए हैं, मैं आपको पता है मेरे पंजाब में भावलपुर में रह चुका हूँ, गुजरांवाला, फैसलाबाद, 2 दफ़ा मैं DIG ऑपरेशंस लाहौर रहा हूँ।
तो काफ़ी सरगोदा रीजन में आरपीओ रह चुका हूँ, तो मैंने इन तमाम इलाकों में इसकी हमने बड़ी रिसर्च की, एनालिसिस किया और तो देखा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग लैकिंग। वो हमें करने की ज़रूरत है। आपको जस्ट एक कर्सी नोट पे मैं बताऊँ कि जापान एक ट्रेनिंग के दौरान हम गए तो वहाँ देखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं। तो 2 ऐसी इंटरवेंशंस थी जो मैं बताऊँगा ताकि लोगों को आइडिया हो। एक, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके हर बैग के साथ एक विसल होती है। उस विसल, उस तरह की विसल की फ्रीक्वेंसी मार्केट में किसी और को नहीं मिल सकती। तो बच्चे अगर डेंजर फील करें तो वो विसल बजा दें तो लोग फौरी कम्युनिटी उनको हेल्प करती है। दूसरी बात इंटरवेंशन है वहाँ पे कि बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर वालदा जॉब करती है तो मोहल्ले में एक सीनियर घर होता है जो कि रिटायर्ड लोग हैं, तो वो एक अंडरस्टूड है, उस घर का पेंट डिफरेंट किया होता है दरवाजे का। अच्छा। तो वो आके बच्चे को अंडरस्टूड है कि उसकी वालदा इज वर्किंग वुमन, जो कि वर्किंग होना बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी का बड़ा अहम पहलू है कि खवातीन जॉब करें। वो बच्चे आके उस घर में 1-2 घंटे सेफ हाउस में रह सकते हैं जहाँ कहीं ग्रैंड पास हैं, ग्रैंड फादर्स हैं। तीसरी चीज़ उनकी ये होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या उनको सिविक सेंस होती है। और पेरेंट्स सिर्फ 1 हफ्ते तक बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं, उसके बाद बच्चे साइकिल पे या ट्रेन पे खुद जाते हैं। दे फील सेफ। जी, दे फील सेफ। हमारे और एक इंटरवेंशन और होती है कि जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हों तो वालिदैन की बारी बारी ड्यूटी लगती है। तो वन ऑफ द पेरेंट्स वो उसको दे विल कीप आई ऑन द चिल्ड्रन, वेरी नाइस, बाहर खड़े रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे साथ वाले घर वालों की ड्यूटी। ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो इम्प्लीमेंट फौरी जितने बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, चाहे आप कसूर में ज़ैनब केस की बात कर लें या राबिया मानो केस एक हुआ था फैसलाबाद में बात कर लें, जो और भी बच्चों के नाम लिए बगैर वो बच्चे पैसे दे के उनको दही लेने भेज दिया, दूध लेने भेज दिया, वहाँ पे उनको इंडिसेंट एक्सपोजर होता रहा, बच्चों ने घर आके नहीं बताया और फाइनली एक डिजास्टर हो गया। बिल्कुल ऐसे। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए और ख़ास तौर पे बच्चे किन को मिलते हैं, किन के साथ मिलते हैं। जितने भी ज़्यादती के केसेस हैं इसमें देखा गया है कि कोई अननोन शख्स नहीं था, कोई नोन शख्स था, क्योंकि अननोन शख्स के साथ तो बच्चे जाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने शुएब ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात इस तरह की जो मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट हुए जब उनके नताइज सामने आते तो मालूम ये होता है कि माजरत के साथ जान पहचान आपकी है, ताया चचा बीच में इन्वॉल्व हैं, कोई मामू है, कोई कज़न है, कोई किसी का बेटा है, इस तरह के लोग जरा ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं। ना सिर्फ हमने इस पर भी बात करेंगे इशफाक साहब से, बल्कि ये भी जानेंगे कि एक जो लाइसेंस है ये बड़ा इशू, और इसके लिए मुझे भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि ज़रा आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर सकें। गो कि मैं कोई ट्रैफिक वार्डन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि सर ट्विन सिटी अगर हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से बात करें, क्योंकि आप पूरे इस रीजन को देख भी रहे हैं, सबसे आसान तरीका क्या है लाइसेंस लेने का? क्योंकि लोगों को इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी दरकार होती है और बाज़ औक़ात ये शिकायतें भी होती है कि लोग कहते हैं कि पैसे इतने दे दें हम आपका काम करवा देते हैं। एक तो बिल्कुल इन बातों में नहीं आना चाहिए। अभी इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम है, चूंकि मैंने 10 साल इस्लामाबाद पुलिस में काम किया हुआ है। अच्छा। और मैंने एसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद रह चुका हूँ, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। आई हैव वर्कड इन द नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस। आप दोनों को नहीं पता होगा और शायद बहुत से सामीन को भी नहीं पता होगा, नाजरीन को भी, कि इस्लाम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का बहुत मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम मौजूद है। और मोटरवे पुलिस को तो आपको पता है आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं और बिल्कुल ऐसे ही करप्शन फ्री डिपार्टमेंट कहते हैं। वो शिफा हॉस्पिटल के साथ ही उनका हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में। वहाँ पे आप जाएं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटेशन के साथ आपका लाइसेंस पूरे ऑल पाकिस्तान का वो बन जाता है। कोई भी जाए पूरे पाकिस्तान से वहाँ जी बिल्कुल, उसका एक यही फायदा है। इस्लामाबाद में लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आपका डोमिसाइल या एड्रेस यहाँ का इस्लामाबाद का होना चाहिए। रावलपिंडी से बनाने के लिए जरूरी है कि रावलपिंडी का होना चाहिए, ताकि उसके लिए हमने लोड मैनेजमेंट की हुई, अदरवाइज तो तमाम लोग बड़े शहरों में आ जाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस बनवाने के लिए यू कैन बी सिटीजन ऑफ एनी सिटी। ऑनेस्टली ये बात नहीं पता लोगों को, मुझे भी मालूम थी। तो आप उसके लिए, और वो चूंकि मुझे इसलिए पता है कि 2000 तकरीबन 14-15 में मैं मोटरवे पुलिस में रहा हूँ और मेरा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन थी। ओके। तो मैंने खुद भी अपना वहां से बनाया। एक बार फिर जरा हमारे नाज़रीन को रहनुमाई कर दीजिए कि इसका ऑफिस कहाँ पर है ताकि वो बासानी H84 में। ठीक है। H84 सेक्टर में इस्लामाबाद में, वहाँ पे पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर है मोटरवे पुलिस का, वहाँ पे इसका सिस्टम है। वहाँ जाएं, आप देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ गए। रावलपिंडी आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड लेकर जाना है अपना। जी, सिर्फ आईडी कार्ड। दैट्स इट। एंड यू शुड हैव द स्किल टू ड्राइव। ऑफ कोर्स, वरना फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये बताना जरूरी है, ठीक है, कि अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और उसको लाइसेंस दे दिया जाए तो इट इज अ लाइसेंस टू किल। ऐसे ही है। यू कैन किल योरसेल्फ, आपके साथ बैठे हुए लोग जो सड़क पे किसी और को मार सकते हैं। तो ड्राइविंग सीखना भी जरूरी है। साथ ही साथ जो रावलपिंडी का सिस्टम है वो भी आप आए तो इज मोस्ट मॉडर्न,
और पूरे पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। आप लाइसेंस अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवाएंगे, ठीक। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके बाद आप लाहौर चले जाएं तो वहां से रिन्यू हो तो जाएगा। आप वहां से रिन्यू कर सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल भी माइंड में आ गया है, जी। ये पिंडी बॉयज के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस होता है? वो जो बाइक से साइलेंसर निकाल के फट, बाइक फट, फट, उड़ा चल रहे रही होते होती हैं, है। वो कोई स्पेशल लाइसेंस लेके आते हैं? वो जो पिंडी बॉयज थे अनफॉर्चुनेटली उनका हमने डेटाबेस बना लिया हुआ है। अच्छा। और अब वो पिंडी बॉयज जो भी कोई ऐसा काम जो कि वो जो मौत का कुआं चलाते हैं, जब जी, वो जी, बहुत जी, ही जी, डेंजर काम करते हैं, अब हमने उनका पिछले 5 साल का डेटाबेस ले लिया। उनको इससे पहले कि वो मौत का कुआं चलाएं दे विल बी अरेस्टेड। वैसे तो वो आपने जो बिल्कुल डाटा अब जीरो बनाया, टॉलरेंस है इस इशू पे। आपने जो डाटा मुरतब किया, कितने पिंडी बॉयज उसमें उस फहरिस्त हमने में ना आए? सिर्फ उनका डाटा मुरतब किया है, देखें हवाई फायरिंग करने वाले, गुड्डी उड़ाने वाले, चूंकि अब जो काइट फ्लाइंग है ये अब सकाफत नहीं है, जुर्म है। किसी दौर में ये सकाफत थी, आप कह सकते हैं कि 2009 तक ये सकाफत थी। ठीक है। 2009 में काइट फ्लाइंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना दिया हुआ है, ठीक क्योंकि है। इसकी वजह से डेथ्स होती हैं, बहुत यंग लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल चलाने वालों की डेथ बहुत ज़्यादा चांस होती है, या साइकिल पे जाने वालों की, तो लिहाजा अब ये जुर्म है। बिल्कुल ठीक तो अब उनका भी डाटा बना लिया है, हवाई फायरिंग करने वाले और ये करतब करने वाले। इसका मतलब हुआ सर कि आपको ये मालूम है किस इलाके में कौन से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो माजी में ये हरकतें करते रहे जैसे हैं? हम नहीं, लोग पढ़ते ये ना अब- खबर में ओबाश नौजवान, उनका पता लगा लिया आपने। नहीं ये मैं आपको बता दूं कि अब पंजाब पुलिस बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। यानी पुलिस रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं? जी जी, ओके। पिछले कुछ सालों से इसके अंदर अब पूरा डेटाबेस मौजूद है। ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड या आपका फिंगरप्रिंट कहीं पे भी लगाएं तो आपका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री आ सकती है। अच्छा। और ये बहुत ज़रूरी है, ये पता होना भी ज़रूरी है कि कुछ लोग जो छोटी छोटी वायलेशंस करके अपने ऊपर FIR करवा लेते हैं, जी जी जी। दे शुड अंडरस्टैंड कि जब कभी आपको एग्जाम अप्लाई करेंगे या जॉब अप्लाई करेंगे तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको मिलने में दिक्कत पेश आएगी। तो अच्छा, अपनी यानी जैसे किसी भी credit जॉब के history- लिए या किसी जी। भी इदारे की जब रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए वाकई थंब इंप्रेशन लगाया जाता है, चेक उसके किया लिए जाता है? आपका आईडी कार्ड या आपका थंब इंप्रेशन और पिक्चर अच्छा। देंगे, तो अगर आपने पहले कोई क्राइम किया हुआ है तो वो उसके ऊपर प्रिंटेड में आ जाएगा। ओके। आप वीजा नहीं ले सकेंगे, आप अच्छी जॉब नहीं ले सकेंगे, CSS नहीं कर सकेंगे, आर्म्ड फोर्सेस में जाना होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। वेरी तो नाइस। लिहाजा लॉ अबाइडिंग होना अब जरूरी हो चुका है। अब अच्छा, ज्यादा सर, जरूरी इसमें हो गया। ये भी बताइएगा कि जैसे कि मैं खातून और मुझसे जुड़ी बहुत सारी खवातीन, हम लोगों को एक थाना कल्चर के बारे में एक बड़ा नेगेटिव सा एक इम्पैक्ट है कि पुलिस का बर्ताव कैसा होता है, आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है, रिश्वत सतानी बहुत ज़्यादा है। एक खातून ने अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है, उसके लिए थाना कल्चर में कितनी गुंजाइश है, कितनी तब्दीली बाकी रुनुमा हुई है कि हमारी खवातीन भी अगर जाते हैं कोई मामला रिपोर्ट करवाने should के feel लिए, safe. बजाय इसके कि वो उसी मामले को घर की हद तक दबाकर बैठ जाए, डर डर के सहम सहम के खुद का सिक्योरिटी मजीद जो है एक्सपोज होने जा रही है, वहां पे हमने किस हद तक देखा है कि बड़ा बेहतरी के साथ बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है वहां पे? देखिए, हमारे जो IG पंजाब है राव सरदार अली खान साहब मौजूदा, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम पुलिस को सेंसिटाइज कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी करवा चुके हैं कि ये जो जेंडर बेस्ड क्राइम है, जी जी जेंडर एंड सेक्सुअल बेस्ड जी, क्राइम है, बिल्कुल। इसको अब पुलिस बहुत Closely monitor कर रही है। सेंसिटाइज्ड है, क्लोजली मॉनिटर करती है। और अब तमाम पुलिस स्टेशंस में और ख़ास तौर पे जो हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस हैं, बड़े बड़े जो ज़िलों में पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पे जेंडर क्राइम सेल्स हैं। वहाँ पे हमारी ख़वातीन पुलिस की बैठी होती हैं जिन्होंने लॉ किया होता है, जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है कि विक्टिम काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। सही। और हर पुलिस स्टेशन में अब एक फ्रंट डेस्क मौजूद है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन चले जाएं, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट पे ये कमरा है जो साफ सुथरा कमरा है, जिसमें हमारी कंप्यूटर लिटरेट खवातीन बैठी हैं, जब मेल बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनको मिलें, आप लगेगा कि आप दोनों सर, बैठे आपने हुए यहाँ हैं। पे भी बात की ना कि विक्टिम काउंसलिंग हो रही है। हमारे यहाँ जब वो मोटरवे वाक़या हुआ था, लाहौर मोटरवे, हमारे यहाँ एक आम तासुर है कि जहाँ पर जो मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, लोग उसी पर सवाल निशान लगाना शुरू कर देते हैं कि वो खातून है, उसको इस वक्त निकलने की क्या जरूरत थी, क्या था क्या नहीं था। आप भी जब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जब आप उस केस को लेकर चल रहे होते हैं, जो एक आप शहरियों का अमूमी रवैया देखते हैं बतौर ऑफिसर, आपको वहां पर क्या कोताहियां नजर आती हैं? कोताहियां ये नजर आती हैं कि जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें पहले कुछ कमी थी। अच्छा। देखिए, विक्टिम काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पुलिस ऑर्डर 2002 जो हमारा मोस्ट मॉडर्न पुलिस ऑर्डर है, उसमें आप देखें तो हमारी जो प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, वल्नरेबल सेगमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अब दिया गया है। अब हमारे जो कॉलेजेस हैं, पुलिस कॉलेजेस, उसमें विक्टिम काउंसलिंग के बारे में, विमेन राइट्स के बारे में, जेंडर क्राइम के बारे में अब पढ़ाया जाता है। पहले इस किस्म के सवाल करने का एक
चांस होता था कि लोग विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर लेकिन देते। अब ऐसा नहीं है। अभी विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल मना है। अल्हम्दुलिल्लाह। विक्टिम काउंसलिंग है अब। ये एक तब्दीली है सर जी, जो ये आई एक और ये बड़ी तब्दीली है। ज़रूरी भी थी। और जो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, जब वो वाक़या हुआ था, मैं उस टाइम डीआईजी ऑपरेशन लाहौर था। आप देखें उस खातून की जिसके साथ वाक़या, उसका नाम, उसकी तस्वीर आज तक आपने देखी है? नहीं देखी। किसी ने मीडिया पे देखी है? चूँकि वो एक माँ है, वो एक बहन है, वो एक बीवी है और वो विक्टिम थी, तो पुलिस ने उसको आज तक सीक्रेट रखा, उसका ट्रायल भी चल रहा है। तो अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। और ये वाकई सर एक एग्जांपल सेट हुई उस वाकये के बाद कि ये कितना ज़रूरी है कि एक विक्टिम की डिटेल्स इस तरह से सामने ना आए। इसमें सर मैं कहूँगा कि मीडिया का भी ज़ाहिर है एक कोताही होती है इसमें कि वो उस विक्टिम से मुतालिक डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने जो बात की थी वो बहुत ज़रूरी है। जो ख़वातीन हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं, चाहे वो सड़क पे हो रही हैं, स्टॉकिंग हो रही है, चाहे उनको दफ्तर जाते हुए को तंग कर रहा है, चाहे उनको घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनको रिपोर्ट करनी चाहिए, विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे नोटिस में कुछ आया है कि कुछ खवातीन, उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी और फाइनली दे वर मर्डर्ड। तो मैं आपने देखा होगा एक गैर मुल्की खतून जो अमेरिका से आई थी, रिसेंटली शी वेंट मिसिंग और हमने उसका कत्ल केस ट्रेस किया है। तो वो उसकी जब हमने पीछे इन्वेस्टिगेशंस किए तो काफ़ी देर से वो शी वॉज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आई थिंक इसको छुपाना नहीं चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और पंजाब पुलिस अपनी जो पाकिस्तान की पुलिस है उस पर लोगों को फेथ करना चाहिए। बिल्कुल से ट्रस्ट करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी। थोड़ा सा सर क्विकली क्राइम के ग्राफ पर भी आ जाते हैं। ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? अच्छा देखिए, ये बड़ा मिसनोमर है। अच्छा, ये और मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं जी पर्चे होते हैं या नहीं होते। अभी पंजाब पुलिस की पॉलिसी और हमारे मौजूदा आईजी साहब राव सरदार अली खान साहब की जो पॉलिसी है वो है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ओके, लेकिन अब तो सर बल्कि आप आई थिंक ऐसा ही है सर, आप सिर्फ जाते हैं रिपोर्ट करते हैं, आपको बकायदा मैसेज आता है कि अभी आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये उसकी अपडेट फौरी तौर पर आपको सिर्फ मैसेज ही नहीं आएगा, आपको फौरी मैसेज आएगा कि आपकी एफआईआर हो चुकी है, ये उसका नंबर है और ये ऑफिसर का नाम है और ये उसका फ़ोन नंबर है अगर आपने रब्ता करना हो। अगर आप बिजी प्रोफेशनल नहीं जा सकते तो फ़ोन पे बात कर लें। लेकिन इन एफआईआर से मुराद है जो हमारे क्राइम होते हैं, लेकिन गाड़ी चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, इस तरह की चीज़ें। अगर कोई एक शख्स किसी और पे इल्ज़ाम लगा के कोई पर्चा कराना चाहे तो वो हम वेरीफाई करते हैं, ताकि इस तरह तो फिर सोसाइटी बहुत क्रिमिनलाइज हो जाएगी। इसने मेरे घर में घुसा, इसने ये कर दिया, इसने चेक बाउंस हो गया, इसने मेरे पैसे नहीं देने, वो चीज़ें चेक होती है। लेकिन अगर आपका जो मेन क्राइम जिसमें कोई मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी, हाउस बर्किंग, ये क्राइम आप छुपाया नहीं जाता, इसी वजह से आपको अपेरेंटली लगता होगा कई जगह पे कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि उसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, जो कि एक तरह से ये शो करती है कि अब ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रस्ट है और लोग ज़्यादा आके मौजूदा गवर्नमेंट की भी और मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की, आईजी पंजाब की ये पॉलिसी है कि जो रेस्क्यू 15 पे कॉल कर दे उसका पर्चा जरूर होना चाहिए। सर लेकिन पर्चे के बाद के मामलात कहाँ पर हैं? वो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत बेहतर हुई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेपरेट चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लगा दिया गया, उसको एसपी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है। अगर आप डीपीओ या आरपीओ को नहीं मिल सकते तो कोई जरूरत नहीं, आपको एसपी इन्वेस्टिगेशन को मिलने की जरूरत है, जिसका और कोई काम नहीं। आज क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तमाम ऑफिसर्स मशरूफ है उसमें रावलपिंडी में, लेकिन जो एसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी है उसको हमने एंगेज नहीं किया हुआ जी, वो अवेलेबल होगा ताकि लोग आए, उनसे बातचीत करें, उनको ब्रीफ करें, तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी बहुत पहले से बेहतर है। इसमें सर एक बस बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इससे पहले आपने कहा ना कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पर भी खासी आप लोगों की नज़र सेंसिटिविटी भी आप समझते हैं। ट्रांसजेंडर्स कितने महफूज अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं? मैं आपके रीजन ही की बात करूं, क्या उनके हवाले से शिकायत अब कम हुई हैं, बेहतरी आई है? बिल्कुल बहुत बेहतरी आई है। क्योंकि इसमें सोसाइटी में भी अब थोड़ी सी सोसाइटी पुलिसिंग के लिए नहीं हो सकती, पुलिसिंग में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी की जो पुलिसिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। ये बिजली हम पैदा नहीं करते, कोई गैस प्रोडक्शन नहीं करते कि जो अकेले बैठ के हम कर लें। हम लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं और हम आपकी लाइफ को सेफ करते हैं। आपकी लाइफ को हम आपके तामन के बगैर सेफ नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस जेंडर बेस्ड क्राइम में ये शामिल है, चाहे किसी मेल से हो, बच्चे से हो, क्रॉस जेंडर से हो। क्रॉस जेंडर्स हमारी सोसाइटी का उतना ही हिस्सा है जितना हम सब हैं। तो वो तो एक सिर्फ कुछ एक मिथ थी या एक टैबूज बन जाते हैं सोसाइटी में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब मैं बहुत से शोबों में जानता हूँ कि कराची में मैं जानता हूँ पुलिस में भर्ती भी हो रही है। अभी बहुत से लोग ट्रांसजेंडर्स बड़े अहम आईटी के कंपनीज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनको जेंडर की बेस पे तो डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं। और जरा ये हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ भी रहे हैं। वैसे ऑन लाइटर नोट और सवाल मैं जरा जानना चाहती हूँ, वो भी मामला में बड़ा संगीन है सर। हमारे यहाँ ख्वाजा सरार की तो एक अलग अहमियत है ही, लेकिन कुछ वो लोग हैं जिन्हें सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमें अमूमन सिग्नल्स पर नजर भी आते हैं। लेकिन ये जो हमारे बैगर्स हैं,
सर ये बहुत तवातुर से बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर आपको इक्का दुक्का देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि आपको हर इशारे पर, हर सड़क पर, और फिर उनकी सड़कें भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं आपस में। सर इस चीज को किस तरह से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, एक तो आप रोल अदा करें कि जब भी आप सड़क पे जा रहे हो या किसी सिग्नल पे हो, बेगर्स को पैसे ना दें। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रोफेशनल बेगर्स भी लगाया गया। जो इज्जतदार लोग हैं वो पैसे नहीं मांगते। वो आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर वो कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई ठेला लगाया होता है, कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई फ्लावर्स बेच रहे होते हैं, मार्केट्स में बेच रहे होते हैं। रोड के ऊपर किसी और का आना, पेडेस्ट्रियन का आना बिल्कुल इलीगल है। बाहर के मुल्कों में जे वॉकिंग कहते हैं और उस पर जुर्माना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और बैगर्स को हम रिमूव करते रहते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च की और बैगर्स को पीछे जो एक पूरी गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइज गैंग होते हैं, जो उनको पकड़ के ला के खड़ा करते हैं, शाम को गाड़ियों में बिठा के लेके जाते हैं, वो करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में पनाहगाह बनाई है बेगर्स के लिए, और अभी ईदी सेंटर्स भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर होम्स भी हैं, उनमें हम इनको छोड़ते हैं, ये फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बैगिंग को अंडरस्टैंड करें कि इट्स अ क्राइम और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे आगे पीछे हमारी फैमिलीज भी बात आपको खुद से नदामत और शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज्यादा इसरार करते हैं, वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं और फिर एक कि इतने भी नहीं लेने हैं, इतने ही चाहिए, आप इतने दे मुझे। जी, वो नॉक भी करते हैं। हाँ जी, बड़ा इंडिसेंट किस्म की नॉकिंग करते हैं आप। एग्जैक्टली। तो इसको हम डिस्करेज भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको उन लोगों की मदद करना चाहिए जो डिजर्विंग है और जो आपसे मांगते नहीं है। बिल्कुल, प्रोफेशनल बेगर्स को डिस्करेज करना हमारा भी काम है, आप सबकी भी जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये एक रिस्पांसिबल सिटीजन की जिम्मेदारी है। बस एक जुमला सिर्फ और लाइटर नोट, मैंने कहा आखिर में थोड़ा सा आपको छेड़ भी लेते हैं। कोई मर्द भी कभी आपके पास आया कि मुझे किसी खातून ने छेड़ा है? इस तरह के वाकयात भी होते हैं। ओके, एक दिन रेस्क्यू 15 पे कॉल आई थी कि ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे बाहर से मेरी बीवी ने लॉक कर दिया है। जो बीवी ने लॉक किया है? लॉक कर दिया, बीवी ने किया है। किसी डिमांड ना मंजूर होने पे, को कपड़ों का होगा, लेकिन दैट वाज नॉट अ फाइट। ईद का जोड़ा नहीं लेकर दिया होगा। फैमिलीज में इस तरह के लेटर नोट आपकी बेगम ने कभी आपको बंद किए? नहीं, वो भी बहुत बिजी प्रोफेशनल है आपकी तरह। तो आई थिंक उसको भी, वो शी इज अ वर्किंग वुमन, इसलिए उनको मेरा ख्याल है बंद करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। कुछ मौजूद अभी भी बाकी थे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पर सही छोटी सी ब्रेक लेंगे। करेंगे कि क्यों ना आपको ऑफिस किसी दिन विजिट किया जाए ताकि जरा वहां पे हम देखें कि थाना कल्चर बेसिकली है क्या और कितना चेंज हुआ। एग्जैक्टली, ब्रेक लेंगे जनाब, वरना प्रोड्यूसर साहब ने एंकर ही बदल देना है कि ये हमारी बात नहीं मानते। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे क्राइम से मुतालिक भी, जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतालिक भी, तो मैंने उसमें जिक्र भी किया था कि वुमेंस डे आने वाला है 8 मार्च को, और ज़रा हर साल हम देखते हैं कुछ नए स्लोगन सामने आते हैं, एक नई बहस सामने आती है, एक नया मामला सामने आता है, कुछ नए प्ले कार्ड्स होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि दीन इस्लाम की रोशनी में जो ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं, ज़रा आज उसको रिवाइज़ करते हैं। इस माशरे ने किस तरह एक खातून को एक अलग मकाम दिया। इसमें एक जुमला मैं ज़रूर कहता हूँ कि अक्सर एक ना चीज़ हम कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, मैं थोड़ा इसको डिफरेंट लेकर चलता हूँ। नहीं, औरत को मकाम ज़रा ऊपर हासिल है।
माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, तो वो रिश्ते हैं, लेकिन एज अ वुमेन भी क्या खूबसूरत मकाम है। आप ये देखिए, हम अगर सफ़र कर रहे हों कहीं पर, मेट्रो में हो, बस में हो, ट्रेन में तो चले आपको सीट मिली होती है, और कहीं पर आप बैठे हुए हैं और एक खातून आती है, आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट दिखाते हैं, आप खड़े होते हैं, उस औरत को इज्जत देते हैं। एज अ कोलीग भी अगर मैं कहूँ जरिए आप, तो हम हमेशा एक मर्द कोलीग की कोशिश होती है कि अगर खातून कोलीग है उसकी, तो उसको स्पेस दी जाए, इज्जत दी जाए, उसके साथ वो रवैया रखा जाए जो एक बहन के साथ रखा जाता है, एक बड़े खूबसूरत फैमिली मेंबर के साथ रखा जाता है, जो हमारा दीन सिखाता है, हमारा मुआशरा सिखाता है। बिल्कुल ऐसे, और इसी पर बात करने के लिए हम ना सिर्फ क्या कहते हैं आपकी रहनुमाई करना चाहते हैं आज, बल्कि दीन के पहलू से जो ये इस्लाह का पहलू नजर निकल कर आता है उस पर भी बात करते हैं। मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब मजहबी स्कॉलर हैं, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया उन्होंने। जैसे कि आपको पता है कि हर फ्राइडे को हमारी कोशिश होती है कि हम दीन की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में आपको बता सकेंगे खुदा का पैगाम क्या है, नबी का पैगाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि हम सभी ये जानना चाहेंगे कि दीन और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ख़वातीन के पास कौन कौन से हुकूक मौजूद है। लेकिन ख़वातीन की थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पर ये आ जाती है कि दीन इस्लाम ने तो वो हुकूक उन्हें फ़राहम किए हैं, लेकिन मुआशरा उनकी फ़राहमी में, उनकी फरावानी में रुकावट बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है। जहाँ तक ख़वातीन के हुकूक का ताल्लुक़ है, तो दीन इस्लाम ने तो उनको बहुत हुकूक दिए हैं, बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत मकाम दिया है। अगर हम ये देखना चाहें कि इस्लाम से पहले औरत के क्या हुकूक थे, तो हमें कोई हुकूक नज़र नहीं आते। इस्लाम से पहले बेटियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, और इस्लाम से पहले कोई ख़ातून अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती थी। शादी ब्याह के मामलात में उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती थी, और इसी तरह से जैसे वो इंसानी सफ़ में उसका कोई शुमार नहीं होता, जाहिलियत के दौर में ये सब मामलात औरत के साथ होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस्लाम ने उसको बहुत बड़ा मकाम दिया है। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें कि अल्लाह ताला ने औरत को क्या मकाम दिया है, तो उसकी मुख्तलिफ़ जिहतें हैं। उसकी एक जिहत यह है कि वो एक इंसान है, बाहैसियत इंसान के औरत को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया है, तो वो सारी इज़्ज़तें और वो सारे मकामात और सारे औसाफ जो एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, वो औरत के लिए भी हैं। जैसे कि अल्लाह करीम जल्ल जलालहू फरमाता है कि लक़द करमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया है। तो जहाँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया है, तो वो सिर्फ मर्द के लिए तखसीस नहीं है, बल्कि वहाँ औरत भी है, मर्द भी है, दोनों है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज़्ज़त दी है, वो इज़्ज़त सारी औरत के लिए है और मर्द के लिए भी है। बिल्कुल इसी तरह से उसको, अगर औरत को हम बहैसियत एक माशरे की मुस्लिम बहन तस्वर करें, अगर वो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें, तो वो एक मुस्लिम खातून है। इस्लाम तमाम मुसलमानों को भाई भाई करार देता है, और इस हवाले से जो ख़वातीन हैं वो मर्दों की बहनें हैं। लिहाजा बहन के बड़े हुकूक हैं और बड़े मकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं। इस एतबार से भी वो काबिल एहतराम है और काबिल इज़्ज़त है। बिल्कुल ऐसे। और माशरे के अंदर जो हुकूक अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं, जो हुकूक अल्लाह ताला ने मर्द को दिए हैं, वो हुकूक अल्लाह ताला ने औरत को भी दिए हैं। अगर मर्द अपनी मर्ज़ी से शादी ब्याह कर सकता है, तो औरत को भी अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, और वो कर सकती है। उस पर इस्लाम ने कोई पाबंदी आयद नहीं की है। अगर मर्द जॉब करता है, तो औरत भी जॉब कर सकती है। मर्द ने, अल्लाह ताला ने औरत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है कि वो जॉब करे। इसी तरह से अगर औरत को बाहैसियत माँ के देखें, तो इस्लाम तो ये कहता है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो कोई मर्द उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता है जब तक वो माँ की खिदमत न करे, माँ की अज़मत को तस्लीम न करे और माँ के कदमों का न चूमे, उस वक्त तक उसको वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता है और वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इसी तरह से औरत बहैसियत बेटी भी है, और बेटी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहलियत के उन तमाम पैमानों को मुस्तरद कर दिया और उनको तोड़ कर रख दिया है, और उसी तारीक माशरे के अंदर खड़े होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़ातिमतु बदातु मिन्नी युरीबुनी माराबाहा व युदीनी मा आदाहा, कि ये फ़ातिमा मेरी बेटी, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो चीज़ इनको खुश करती है वो मुझे खुश करती है, और जो चीज़ इनको तकलीफ़ देती है वो मुझे भी तकलीफ़ देती है। तो जहाँ पर बेटियों से नफ़रत की जाती थी, जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था,
उसी माशरे के अंदर और उसी जहालत की तारीखियों में खड़े होकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की अज़मत को बयान किया है। और फिर यह भी आपने बयान फरमाया है कि जो अपनी बेटियों की तरबियत करेगा और तरबियत करके उनको शादी ब्याह करके देगा, तो इन मराहिल से उसको गुजारेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत में जगह अता फरमाएगा। इसी तरह से के हवाले से अगर हम लोग बात करें, यहाँ 5 से 6 चीज़ें हैं जहाँ पर आपने हमें ना सिर्फ हमारी रहनुमाई की है बल्कि बहुत सारे मामला हम शायद पढ़ते भी आए हैं और जानते भी हैं। आपने कहा कि जिस तरह से एक मर्द को अपनी पसंद की शादी करने का हक है, वही हक एक खातून एक लड़की के पास भी है, लेकिन हमारा माशरा गैरत का सवाल लगाकर इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, चाहे भाई हो चाहे आपका बाप क्यों ना हो। जॉब के मामले पर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बच्चियों को कहा जाता है कि आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर निकलकर काम करने की। विरासत का हुकूक दीने इस्लाम ने दिया, लेकिन मौशरा इस पर हावी हो जाता है। तो बल्कि इसमें ज़रियाब एक बहन को भाई से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ता है। सर जरा इस पर हमारे मौशरे की थोड़ी इस्लाह कीजिएगा। देखिए, जो औरत के हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हैं, जिनकी निशानदेही आपने की है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो चादर और चार दीवारी है उसका तकद्दुस भी है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि चादर और चार दीवारी है, पर्दे की कोई अहमियत नहीं है। इस्लाम ने उसको भी एक मकाम और हैसियत दी है और वो भी औरत का मकाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को उसकी विरासत से महरूम कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने उसको विरासत में उसका हिस्सा रखा है, तो उससे कोई छीन नहीं सकता है। और इसी तरह से शादी ब्याह के हवाले से आप कहते हैं कि बहुत सी जगहों पर गैरत के मामला आ जाते हैं और बहुत लोग गैरत की आड़ लेकर औरत के तकद्दुस को पामाल करते हैं और उसको शादी ब्याह अपनी मर्ज़ी से करने की इजाज़त नहीं देती। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि लड़के और लड़कियाँ अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करके वो एक अलग से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो एक माशरती आदाब की खिलाफ वर्जी है और वो सिर्फ औरत के लिए नहीं, वो मर्द के लिए भी, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, औरत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह एक लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, बिल्कुल उसी तरह बराबरी की सतह पर औरत को भी, लड़की को भी हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे और इसको गैरत का मसला नहीं बनाया जा सकता। आपने देखा होगा कि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर वडेरा शाही है या जहाँ पर तारीखियाँ हैं, जहालतें हैं, वहाँ पर मर्द के लिए भी यही मिसाइल है। उसको भी मान दिया जाता है कि ठीक है, आपने यहाँ से शादी करनी है, ये हमारे आबाई रस्म रिवाज है, तो उसको भी पाबंद होना पड़ता है। तो इस चक्की में, जुल्म की इस चक्की में जिस तरह औरत पिस रही है, मर्द भी पिस रहा है और इसको यहाँ से निकालना चाहिए। और जो इसी तरह से, और क्या सवाल था आपका दूसरा? सर हमने विरासत के हुकूक के हवाले से बात की, जॉब के हवाले से बात की, और ये जो पसंद की शादी और नाशादी पर जी बिल्कुल, ये जॉब के हवाले से कि इसी तरह से कुरान मजीद में अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने फरमाया है कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा मिमक्तसबु व लिन्निसाई नसीबुम मिमक्तसबना, कि मर्दों के लिए ऐसा उसमें से जो वो कमाएं और औरतों के लिए ऐसा उसमें से वो जो वो कमाएं। तो औरतें भी कमा सकती हैं और मर्द भी कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फजीलत औरत की यह है कि मर्द को कुंबे का कफील बनाया गया है। बिल्कुल, वो अपने कुंबे पर खर्च करेगा और अपने ख़ानदान को घर, खुराक और लिबास प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेदारी है। सर इसी पर एक सवाल भी ले लीजिएगा कि ये हम अक्सर अपने इस माशरे में देखते हैं कि अगर मर्द और औरत दोनों कमा रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, तो बीवी की कमाई मर्द मांगता है। बीवी की कमाई ना सिर्फ मर्द मांग रहा है बल्कि उसकी फैमिली मेंबर्स भी मांग रहे हैं, बल्कि हक जमाते हैं कि अच्छा एटीएम कार्ड भी हमें दो, तुम्हारी कमाई पर हमारा हक है। सर इस पर जरा रहनुमाई कीजिएगा। जी, बड़ी अहम बात आपने की है कि मैं यही बात कह रहा था आपसे कि ख़ानदान की कफालत तो मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है, बिल्कुल, वो औरत पर फ़र्ज़ नहीं है। औरत को जॉब का हक है, औरत को कमाई का हक है, लेकिन वो ख़ानदान की कफील नहीं है। वो ये उसकी स्वाबदीद पर है कि वो अपनी मर्जी है, खर्च करे तो कर सकती है, अपनी औलाद पर, अपने ख़ानदान पर खर्च करे तो कर सकती है, लेकिन उसको खर्च करने पर पाबंद नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये खर्च करना, अगर मर्द के पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने ख़ानदान की कफालत करे। औरत के पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने ख़ानदान पर खर्च करे, लेकिन अगर वो अपने रज़ामंदी से करना चाहे तो करती है तो वो कर सकती है। सर यहीं पर एक और पहलू ये भी है कि अक्सर हमारे यहाँ अभी भी ये मिथ है कि कहा जाता है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, मर्द चाहे 30-40 भी ले आएगा ना तो देखना बड़ी बरकत है। जबकि मैंने तो ये पढ़ा है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर द फर्स्ट फाइनेंसर ऑफ इस्लाम, इसके बावजूद ये कहा जाए कि एक औरत की कमाई में बरकत नहीं है। कि ये बातें तो वो हैं कि जो एक जहालत की तारीकी में चलती रहती है, इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। ये तो एक लोगों की बातें हैं, और चूँकि ये उन लोगों की बातें हैं जो अक्सर ये कहा करते हैं कि औरत की कोई बात भी सही नहीं होती,
जो औरत जो बात करती है वो गलत होती है। ये एक कंसेप्ट है जो माशरे के अंदर है। ये इस तरह की बातें वो लोग चलाते हैं जिनका इस्लाम से और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, कता कलामी के माजद इस वक्त हमें बदीन लेकर जाना है नाजरीन को। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दीगर रहनुमाओं के साथ इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं।